What is up people? I hope you all are doing good and welcome back to our channel Out of Syllabus. आज का ये जो एपिसोड है इसमें हमने इनवाइट किया है शुभम महेश्वरी को, जो कि है एक यंग एंटरप्रेन्योर, और हमने इनके साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया है अराउंड स्टार्टअप्स। बिकॉज आजकल ये देखा जाता है कि भाई स्टार्टअप वर्ड को सब एकदम धक्का पेल करके यूज़ कर लेते हैं। किसी ने अगर मोमोज की रेडी भी खोली है तो अपने इंस्टाग्राम बायो पे लगा देता है कि भाई आई एम एंटरप्रेन्योर। एंड बड़ी बड़ी हेडलाइंस हमें देखने को मिलती है कि भाई हमारे इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, 200 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, बट कितने यूनिकॉर्न्स डूब चुके हैं इस पर कोई बात नहीं करता। एंड सब आज एक कंपनी स्टार्टअप कर लेते हैं सिर्फ फंडिंग उठाने के चक्कर में कि भाई साहब कुछ भी आइडिया निकालो, कोई ना कोई तो इसमें फंडिंग डाल ही देगा। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है, किस तरीके से फंडिंग आती है, हमने ऐसे टॉपिक्स पे बहुत सारी बात करी है शुभम महेश्वरी के साथ। एंड स्टार्टअप असली में होता क्या है, बिकॉज बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि यार चलो कोई भी कॉन्सेप्ट हमने बाहर देखा, उसको कट कॉपी पेस्ट किया एंड हमने इंडिया में लॉन्च कर दिया और उसके बिहाफ पे हमने फंडिंग उठा ली। तो भाई ये कोई भी एक स्टार्टअप नहीं है, बिकॉज इसमें किसी भी टाइप का इनोवेशन नहीं है, आपने एक किसी भी चलते फिरते कॉन्सेप्ट का डुप्लीकेसी कर दी है। सो इसी सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले इस पूरे एपिसोड में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड गाइस एक चीज जिसको आप हमेशा भूल जाते हो वो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज गाइस हमें सब्सक्राइब कर लो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो शुभम भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और भैया मेरा सबसे पहला एक सवाल है आपसे, मतलब बिकॉज मैं अभी एक स्टार्टअप के लिए बहुत क्रेजी रहता हूँ, मेरी पूरी टीम रहती है और हमें ये लगता है कि यार पता नहीं अब घुस तो गए हैं इसमें, लेकिन आगे चल के क्या होने वाला कुछ नहीं पता। तो और बिकॉज यूथ भी आजकल थोड़ा सा बायस्ड भी है और वायर्ड भी ऐसी हैं इंडियन फैमिलीज, उन्हें लगता है कि क्लासिकल प्रोफेशन ही है जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको दे सकता है। बट आप भी एक बहुत सॉलिड पैकेज पे थे, एक कंसल्टिंग जॉब में थे रेप्यूटेड कंपनी में, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यार ये सब छोड़ के स्टार्टअप करना चाहिए? एंड वाई फूड, मतलब फूड इंडस्ट्री क्यों लोग टेक के लिए भागते हैं और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं जिसमें लगता है कि यार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जल्दी है, तो क्या रीज़न था उसके पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिदम भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो यार जो सीन है स्टार्टअप का, जितना मेरे को समझ में आता है जी, और कोई भी कंपनी, आज हम बात करते हैं क्लासिकल प्रोफेशन जॉब, लीव गवर्नमेंट असाइड, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी प्राइवेट कंपनी, मारुति है, टाटा है, अंबानी है, रिलायंस है, जो भी है, वो सब घूम फिर के कभी ना कभी स्टार्टअप थे ही। एब्सोल्युटली। तो किसी ना किसी ने तो चालू किया जी, और फिर उसको इतना स्केल कर लिया कि उसमें इतने लोग वो अकोमोडेट कर पाए। राइट। तो अगर किसी ने करा तो वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब वो हर जने को कहीं ना कहीं एवोल्यूशन करता रहना पड़ेगा और इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और टाइम बहुत फास्ट चेंज हो रहा है अभी, तो जो टेक्नोलॉजी का जितना इंटरवेंशन आ रहा है, मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूँ कि एक टाइम था जब ऑब्सोलीट था पूरा आपका इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट। आप लेटर्स लिखते थे, एक दूसरे को पोस्ट करते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। फिर शायद प्रॉब्ली किसी ने आइडेंटिफाई करा होगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, व्हाई कांट वी हैव अ कनेक्ट जिसके थ्रू हम टेलीफोन के थ्रू बात कर सकते हैं। राइट। और फिर वो एक लोकलाइज टेलीफोन इन्वेंट हुआ। उसके बाद वो इवॉल्व होते वो एसटीडी में बना, कि आप मल्टीपल सिटीज में आपस मल्टीपल स्टेट्स में आप बात कर सकते हो। फिर वो आईएसडी कॉलिंग पे हुआ, पर लगा कि यार अब तो हो गया ना एवोल्यूशन, अब इससे ज्यादा क्या जरूरत है, मैं इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका की बात कर सकता हूँ, अब मुझे इससे ज्यादा क्या एवोल्यूशन चाहिए। ठीक बात है। बट फिर किसी ने एनालाइज करा हुआ कि मेरे को क्यों कनेक्टिविटी के लिए एक वायर्ड सिस्टम का इकोसिस्टम चाहिए। मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, कार बैकग्राउंड हो गई, कुछ भी हो गया, कि रीच आउट करना है, आई कांट रीच आउट एंड आई हैव टू सर्च फॉर अ नियरेस्ट लैंडलाइन अवेलेबल। एब्सोल्युटली। तो फिर वहां से वो एक प्रॉब्लम इजाद हुई कि यार मोबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। वहां से मोबाइल फोन्स का पूरा थॉट आया, पेजेस के साथ, उसके साथ वो कम्युनिकेशन एवोल्यूशन होने लगा मोबिलिटी के साथ। और आप देखोगे जब वो मोबाइल फोन्स इवॉल्व होना चालू हुए थे वे बैक इन लाइक 90s में, या उससे भी पहले इनफैक्ट 60-70 से चालू हो गया था। इंडिया में बहुत लेट ऑप्शन हुआ, बट किसी ने सोचा नहीं था कि लैंडलाइन पूरे वाइप ऑफ हो जाए। अब हम लोग कहाँ ही लैंडलाइन यूज करते हैं और मतलब व्हाट नॉट। हाँ, तो अब वही वहां पे इंटरनेट का जब अडॉप्शन होना चालू हुआ, अब सारे फोन स्मार्टफोन्स हो गए। जो लोग उस टाइम पे इवॉल्व नहीं हुए, लाइक उस टाइम पे नोकिया के एग्जांपल, एक क्लासिक एग्जांपल लोग देते थे कि दे वर स्ट्रिक्ट कि यार हम लोग मार्केट लीडर है और हमें ऐसे ही चलना है। तो धीरे धीरे करके वो कंपनीज ऑब्सोलीट होते चले गए। तो देयर इज ऑलवेज अ नीड, कोई भी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करो, बिकॉज पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स आपको नई नई निकलती चली जाएंगी। ऐसे नहीं कि एक टाइम आएगा कि सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की खत्म हो गई। हमेशा अभी भी हम जो करंट जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी हम डेली 100 प्रॉब्लम्स हैंडल करते होंगे,
अब वो कोई एक जना उस एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसके ऊपर सोल्यूशन बिल्ड करके एक स्केलेबल कंपनी बना लेगा और ऐसी वो कंपनीज इवॉल्व होते चले जाती है। तो हमेशा से मेरे को दिमाग में था कि प्रॉब्ली अगर हम जिंदगी में आए हैं, पैदा हुए हैं, उसे हमारा ज्यादा कुछ कंट्रोल था नहीं। राइट। हम एक किसी घर में हम पैदा हुए और वो जैसे हम शास्त्रों में बात करें तो प्रारब्ध है वो आपका, आपके पास्ट जो आपकी लाइफ थी उसके कर्मों का प्रारब्ध है कि जो आपका फ्यूचर लाइफ होने वाला है एज पर द हिंदू माइथोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। तो उसके साथ हम पैदा हो गए, बट जो हमारी जर्नी जो हम जिएंगे that can decide as to हम इस दुनिया को कैसे छोड़ेंगे। and that's why you remember only a very few of people, you remember महात्मा गांधी, you remember अमूल के जो फाउंडर है जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए, you remember probably मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर जिन्होंने पूरा फास्ट फूड इंडस्ट्री को इवॉल्व करा। तो क्या हम ऐसा कुछ इम्पैक्ट हमारी लाइफ में करके जाए या कुछ हमारी लाइफ को कंट्रीब्यूट करे रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग के लिए, जिससे कि हम जब जाए तो लोग याद रखें। तो वो एक दिमाग में कहीं एज अ किड मेरे दिमाग में घुस गया था। एक मूवी थी 2006 से मैंने देखी थी, रंग दे बसंती, और मैं उस टाइम 10th क्लास में था। अब एज अ किड, और मैं बहुत स्टूडियस किड था हमेशा से, बिकॉज आई कम फ्रॉम लाइक मारवाड़ी एजुकेटेड मारवाड़ी बैकग्राउंड। माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मॉम इज अ PhD इन साइकोलॉजी। तो सब घर में मतलब जितने भी पैटर्न साइड देयर मोस्टली CA CFAs, मॉम साइड सब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड उन सब में, और उसके बाद प्रॉब्ली बिजनेस चालू करे लोगों ने। तो एक एजुकेशन का एक अच्छा बैकग्राउंड था जो कि मेरे पुराने जन्मों का कर्मों का प्रारंभ मान लो कि आई वाज बोर्न इन अ वेरी एक्सट्रीमली गुड फैमिली इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू सिस्टम मिला, जो संस्कार मिले बचपन में। बट हमेशा से मैं थोड़ा स्टूडियस टाइप ही था कि पढ़ाई में ही फोकस था। वो 10th में जब मैंने बोर्ड से 10 दिन पहले मूवी देखी, मेरा 10 फरवरी को बर्थडे आता है, और मैंने शायद 10 फरवरी को ही मेरे चाचा आ रखे थे, बोला यार तेरा एग्जाम की तैयारी तो हो गई, लेट्स गो एंड वॉच दिस मूवी। अब वो एज अ किड पता नहीं वो मूवी कहाँ दिमाग में बैठ गई, क्योंकि वो कुछ 3-4 डायलॉग, आई डोंट नो, आपने शायद रंग दे बसंती मैंने देखी है, बीच में देखी है मैंने। ये सौरभ पूरा फिल्मी फ्रीक है तो इसने सब देखा है, तो 100%। तो वो रिलेट कर सकते हैं कि एक उसमें डायलॉग था कि जब हम मरेंगे, उनका एक फ्रेंड होता है जो कि आई थिंक एयरफोर्स में था जी, तो जब हम मरेंगे तो वो एज इन जोक कर रहे थे सब एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि इसको दी जाएगी 21 तोपों की सलामी जी, और हमारे मरने पे गली का कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ये वाला सीन देखा मैंने। तो वो तो बिल्कुल ऐसे दिमाग में स्टक हुआ कि यार जब इस दुनिया से जाएंगे, प्रॉब्ली व्हाट इम्पैक्ट विल वी लीव वंस वी विल लीव दिस वर्ल्ड। सो वो एक चीज कहीं अटक गई, और फिर लगा कि यार कुछ तो ऐसा कुछ करना है जिसमें कि रियल टाइम लाइफ में लोगों की जिंदगी में कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। और प्रॉब्ली आई थिंक मेरे को लगता है वो एक कहीं सीड दिमाग में उस टाइम बैठ गया था, जो कि फिर शेपअप चलता चला गया, जो पूरा कॉलेज लाइफ रहा, फिर मैं स्टार्टअप ग्रेजुअली खोला जी। सेकंड, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो फूड वाला जो आपने पॉइंट बोला, व्हाई फूड एज एन इंडस्ट्री, बिकॉज हमेशा से मेरे को लगता था बीइंग अ मारवाड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज वेरी डियर टू मी एंड माय एंटायर फैमिली एंड द एंटायर इकोसिस्टम। बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है खाना जी, और हमेशा से फूड एज अ कभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होता। जब मेरा कॉलेज था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर, कॉलेज भी फिर जयपुर में ही हुआ, NIT जयपुर के अंदर, तो कभी फूड एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लगा, क्योंकि घर पे टेबल पे खाना मिल जा रहा था और बहुत टेस्टी खाना मिल रहा था। मॉम हालांकि शी वाज इनटू टीचिंग जॉब, वो प्रोफेसर थी, पर शी यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग, और हमेशा मेरे को मम्मी के हाथ का खाना ही पसंद रहा है बिल्कुल। तो हमेशा टेबल पे खाना मिलता था, कभी प्रॉब्लम ऐसे लगा नहीं। जब कॉलेज खत्म हुआ, वो कंसल्टिंग जॉब भी ऐसा था कि इट वाज काइंड ऑफ अ डे जीरो प्लेसमेंट, तो कभी था नहीं ऐसा कुछ जॉब करना है। बट I also don't want to start something, या मेरे को उस टाइम पे कुछ स्टार्ट नहीं करना था, इसलिए because it looks cool to become a founder. Right, absolutely. I actually wanted to solve a real time problem. Right. और दिमाग में लगा जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी, at least let's go and learn as to what's happening around in the world. और कंसल्टिंग इज द मोस्ट हाइप जॉब इन अ वे कि सबको लगता है कि स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग में घुस जाओ, जिंदगी सेट है, क्योंकि पैकेजेस अच्छे हैं, लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, आप बिजनेस क्लास ट्रैवल करोगे, ये सब करोगे एंड एवरीथिंग। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वो पिकअप करा, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ। और जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ तब मुझे लगा कि रोटी कपड़ा मकान हमेशा से हम बेसिक नेसेसिटी बोलते आए, येट किसी ने भी इतना फोकस नहीं करा है फूड को सॉल्व करने के लिए। यू जस्ट ईट व्हाट इज बीइंग सर्व्ड टू यू ऑन द प्लेट। आपको नहीं पता वो आपकी बॉडी के लिए सही है नहीं है, तो वो एक न्यूट्रिशन वाला एंगल जुड़ा जी। दूसरा कुकिंग जी, जो हमारे एक लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट है, जो कि फैमिलीज को पूरा इट यूजुअली बॉन्ड्स टुगेदर, एब्सोल्युटली। तो वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो रहा है क्योंकि टाइम लोगों के पास है नहीं।
और प्रॉब्ली आप देखोगे इसलिए मैगी का इतना हाई पेनिट्रेशन है। यस, बिकॉज़ वो क्विक मील सर्विंग है, 5 मिनट। यस, और आप कहीं पहाड़ों में जाओ चाहे किसी भी गांव में जाओ, हर जगह मैगी आपको मिल जाएगा। राइट, स्किल सेट ज्यादा रिक्वायर्ड है नहीं, सिंपल प्रोसेस बेस्ड है कि आप पानी गर्म करा, केक डाला, मसाला डाला, चलो जी 5 मिनट के अंदर योर वर्क इज डन। तो वो जब मैगी ने क्रैक करा तो क्या हम उसी तरह से कन्वेंशनल जो हम, क्योंकि हम रोज तो मैगी नहीं खा सकते, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल, राइट? तो आपको वैरायटी चाहिए, आप जो नॉर्मल घर में खाना खाते हो, क्या हम उस कुकिंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो वहां से वो भी एक्चुअली एक नीड निकल कर है कि हमारा कुक बिना बताए भाग गया, उन्होंने छुट्टी 6-7 दिन गायब। अब पैकेज ठीक था तो कोई लोड था नहीं, हम अरे कोई लोड नहीं है यार, यहाँ आज यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं। उस टाइम ऑर्डरिंग था नहीं 2013 में, तब इतना नहीं था, तो हम लोग रोज बाहर का खा रहे हैं जी। 5-6 दिन बाद सब दोस्त बैठे, बोले यार कि बहुत हो गया, इतना भी क्या रॉकेट साइंस है, खाना बनाना बना ही लेंगे यार, इंजीनियरिंग वगैरह पास कर ली, डे 0 कंसल्टिंग जॉब निकाल ली, कोई ऐसा तो बना ही लेंगे, कोई रॉकेट थोड़ी ना है, मम्मी भी घर पे बना ही रही है, सब हो ही रहा है, तो बना लेंगे। हम बहुत कॉन्फिडेंस से 5-6 दोस्त किचन में घुसे और हमने लगाया एक YouTube का वीडियो, हम इसको फॉलो करेंगे, हो जाएगा। और जब हम करने लगे तो रियलाइज हुआ कि यार वो वीडियो तो 5 मिनट का है, उसमें तो कुछ नहीं है, शेफ के पास सब कुछ कटा कटा है, उसके अलग अलग बोल्स में रखा है, वो आएगा 4 ज्ञान की बातें करेगा, चीजें मिक्स करेगा और फिर खुद ही टेस्ट करके बोलेगा यार बहुत ही बढ़िया है। आपको पता नहीं, एंड टेस्ट तो बहुत पर्सनलाइज्ड चीज है, एब्सोल्युटली, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, सबके लिए। और उसमें हर चीज में ऐसे ना कि 1 चम्मच स्वाद अनुसार ये वो, सो there is lot of scope for error. Yes. And वो रियलाइज हुआ, हम लोग ने ट्राई करा, हम किचन में घुसे, पहली बात तो रोटी हमारे स्कोप ऑफ वर्क से बहुत ही मतलब आउट ऑफ स्कोप था कि मतलब कौन आटा वगैरह लगाए, वो डो वगैरह बनाना वाज अ बिग। मैंने एक चावल और एक बेसिक सब्जी बनाई, उसमें मैं लगा कुछ अराउंड 40-45 मिनट्स, और इतना गंदा खाना था, ट्रस्ट मी। मतलब हमारे पास बीगल था, वो आई और सूंघ के चली गई, मतलब उसने तक नहीं खाया, जबकि वो पिज्जा सब कुछ खा लेती है, मतलब तो रियल। और हम लोग दोस्त लोग सब बैठे, अरे यार वी शुड डू दिस मोर ऑफन, क्या मस्त एक्सपीरियंस है ये, पर किसी से खाया भी नहीं जा रहा, बट स्टिल वी वर लाइक वेरी मच हैप्पी बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सपीरियंस हो गया। तो वो कई दिमाग में अटक गया कि यार कुकिंग को सिंपल करते हैं, लेट्स मेक इट एज सिंपल एज कुकिंग अ मैगी। और न्यूट्रिशन को लोगों की लाइफस्टाइल में डेली इंक्लूड करते हैं, बिकॉज न्यूट्रिशन इज ऑलवेज बीन सोल्ड एज लग्जरी इन इंडिया। एब्सोल्युटली, ये तो अमीरों के शौक है। इफ यू वांट टू गो ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू हैव टू फर्स्ट कंसल्ट अ डाइटिशियन। एब्सोल्युटली, वो डाइट प्लान बनाएंगे, फिर यू हैव टू फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू इंप्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। नहीं, बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके, बिकॉज जब मैं एमएमए और मैंने जिमिंग स्टार्ट किया हार्ड मेरे को लगा यार एक डाइटिशियन होना चाहिए, न्यूट्रिशन का एक पूरा आपका चार्ट बनना चाहिए। देन आई फाइंड आउट कि यार ये तो फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। अरे फॉलो करना भी डिफिकल्ट है, और जब आप क्लीन डाइट पे जाते हो तो वो और महंगा पड़ता है आपको। तो मैं भैया घर का सैलेड सबसे महंगे बिकते हैं यार इंडिया में, मतलब एब्सोल्युटली 700-800 रुपए के आपको सैलेड पत्ते बेच रहे हैं। अच्छे सैलेड कोई भी 400, 500, 600 से नीचे का नहीं है। एग्जैक्टली। और वो पता नहीं क्या ही होता है, समझ में नहीं आता। और हमेशा एक है ना, बिकॉज इंडिया में अगेन न्यूट्रिशन को भी ना बहुत गलत तरह से बेचा जा रहा है, इन अ वे कि एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट की तरह बेचा जा रहा है, बल्कि न्यूट्रिशन इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। एब्सोल्युटली, आपकी जब तक बॉडी एनालाइज नहीं होगी, आपकी बॉडी में क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल आपका बॉडी गोल डिसाइड नहीं होगा, तो उसके बिना एक जनरल जस्ट बिकॉज दाल मखनी में आपने क्रीम कम कर दिया, सेइंग इट एंड सेलिंग इट लाइक अ हेल्दी दाल मखनी डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो वो चीज समझ में। और फिर मासेस तो न्यूट्रिशन से दूर भग रही, क्योंकि ना इतना टाइम है, ना इतना पैसा है, ना इतना एक एफर्ट है कन्विक्शन का। मतलब हम इंडियन इकोसिस्टम हमारी डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हम सोचते हैं यार ये तो बिल्कुल एंड में रखते हैं। और आप यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट 1% इंडिया की जीडीपी इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द अनप्रोडक्टिविटी इश्यूज। हम लोग किचन में इतना खाना वेस्ट कर रहे हैं, श्योर होगा। मतलब इट वाज सो अलार्मिंग जब मैं आई वाज डूइंग रिसर्च, जब मेरे को थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिला कि यार प्रॉब्ली आई शुड work somewhere around food and nutrition, try to solve it as much as I can or as much as our team can. Yes. तो उस टाइम जब when I was doing the entire research तो पता चला ये point कि 1% is lost. Second point, हम लोग as a bachelor and you can relate to it कि हम चाहते नहीं है खाना वेस्ट करना, बिल्कुल, but unfortunately we end up wasting a lot of food. Yes. In terms of raw material as well, क्योंकि आप सामान स्टोर करोगे, कुछ एक्सपायर हो गया, कुछ नहीं हो गया, दीदी आपके घर में आ रही खाना बनाने के लिए, वो बना के चली गई, आपका कुछ प्लान शिफ्ट हो गया, वो खाना बना, वो वेस्ट हो गया। 15% लोग रोज रात को इंडिया में भूखे सो रहे हैं, एंड उस पोजीशन के बावजूद भी हम लोग फूड वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत आसानी से, बहुत कन्वीनियंटली। तो वो एक चीज दिमाग में हिट हुई कि फूड वेस्टेज को रोकना है, न्यूट्रिशन को लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है, मासेस की लाइफस्टाइल में, और तीसरा कुकिंग को सिंप्लीफाई करना है। तो वो तीन चीज ऐसे स्ट्रांगली दिमाग में कपल हुई
फिर आई लेफ्ट द जॉब 8 महीने के अंदर और फिर बीइंग शेफ की जर्नी स्टार्ट हो गई एंड वी स्टार्टेड पायलटिंग एवरीथिंग एंड यू नो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अमेजिंग शुभम भाई, मतलब एक बहुत अच्छा कॉज है इसके पीछे, तो जो कि मेरे को नहीं लगा हुआ था, आपने एक फसाड के आगे छुपा रखा था। मेरे को लगा कि ये बस एक नॉर्मल स्टार्टअप है, बट इतना रिसर्च एंड इतना मतलब एक इंसाइट मिला आपसे कि एक तो ये जो आपने बताया कि 1% GDP लॉस्ट है बिकॉज ऑफ अनप्रोडक्टिविटी एंड जो भी हमारा फूड का वेस्टेज है, राइट। तो और भैया जैसे तो एग्जैक्टली आपका मॉडल किस तरीके से काम करता है क्या ये, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बिकॉज जैसे बैचलर्स के लिए ही है या हर किसी के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? So when we started in 2014, so we launched a concept known as 5-minute recipe kit. Let's say अगर आपको कुछ खाना बनाना है, which can be any dish, जो हम लोगों ने obviously मेन्यू में लिस्ट करी, not like very technical dishes because उसके लिए भी आपको expertise चाहिए होते हैं, but जो जनरल हम लोग जो खाना खाते हैं जो डेली, आपको हम सब कुछ कटा कटा या नपा नपाया देंगे, फ्रॉम ऑयल टू गार्निश। अच्छा, कहीं ना दिमाग लगाना, ना किचन, अगर किचन में सामान ही नहीं होगा तो वेस्ट नहीं होगा। ठीक बात है। तो जब आपको ऑयल से लेके नमक तक भी नहीं रखना अपने किचन में, वी विल सेंड यू एवरीथिंग प्री मेजर्ड, प्री चॉप्ड, प्री प्रोसेस्ड इन अ वे एंड अ वेरी सिंपली लेबल्ड एज ABCDEFGH। सो वी गेमिफाइड द एंटायर प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन अ वे कि 8 साल का बच्चे को कुछ नहीं करना, उसको भी फॉलो कर सकता है। A डालो 10 सेकंड हिलाओ मीडियम फ्लेम, B डालो 5 सेकंड हिलाओ हाई फ्लेम। सिंपल 8 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, लेबल्ड एज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपका लेबल्ड है। आपको पता भी नहीं आप क्या डाल रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप कुकिंग द सेम थिंग जो कि प्रोफेशनल शेफ बना रहा है। सो उससे हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा 2014 में। एंड उसके बाद हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम इनिशियली फंड रेज कर लेते, क्योंकि वी वर द फर्स्ट वन टू डू सच थिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल, मतलब मेरे को तो लगता है सेकंड वन कोई है भी कि नहीं। हाँ, अभी ये इंडस्ट्री पिकअप हो गई, यू नो, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में। इस इंडस्ट्री का नाम अब मील किट इंडस्ट्री हो गया है। अच्छा, इन विच दे आर सेंडिंग यू इंग्रेडिएंट्स टू कुक अ डिश, बट 5 मिनट अभी भी आई डोंट थिंक कि किसी ने क्रैक करा होगा कि 5 मिनट। और वो हमने इंडियन इकोसिस्टम से इसलिए बनाया क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा हम 5 मिनट मैगी के लिए ओके है देने को, तो 5 मिनट इज समथिंग जो कि हम कंफर्टेबल होंगे किचन में लगाने को। 5 या 10 मिनट, राइट। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि रिदम भाई किचन में ना 30 मिनट लगाने, तो आप बोलोगे यार मैं कहीं से बाहर से खा लेता हूँ या बना बनाया मंगा लेता हूँ। तो टाइम कंस्ट्रेंट को भी एक अकाउंट में लेना था, सिंप्लिसिटी ऑफ द एंटायर प्रोसेस को एक अकाउंट में लेना था, और टेस्ट कस्टमाइजेशन और न्यूट्रिशन इनकॉर्पोरेशन को अकाउंट में लेना था। तो हमने तीनों चीजों को 3 लेवल्स ऑफ पायलट बीटा वर्जन लॉन्च के बाद हमने फाइनल 2014 जून में लॉन्च किया प्रोडक्ट। एंड उसके बाद से हम लोगों ने डिसाइड करा कि लेट्स नॉट रेज द फंड्स एट दैट टाइम, एंड इंस्टेड बिल्ड अ मॉडल जो कि प्रॉफिट, स्केल और इम्पैक्ट, इन 3 चीजों को कंबाइन कर पाए, विच यू विल यूजुअली फाइंड मिसिंग इन द इकोसिस्टम। राइट, जो कंपनीज प्रॉफिटेबल है वो समझ स्केल नहीं कर पाते क्योंकि उनका कन्वेंशनल टाइप सिस्टम चल रहा है, जो कि आप देखोगे हर लाला की दुकान या लाला जो लाइफस्टाइल बिजनेसेस हैं उनका वो कभी प्रोसेसेस बना ही नहीं रहे स्केल के हिसाब से। वो एक जहां उनका जगह चल रहा है वहां पर उनका दे आर मेकिंग मनी, दे आर ओके विद दैट। जो स्केल्स, जो कंपनी स्केल कर चुकी बहुत फास्ट, राइट, उन लोगों ने कभी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ नंबर्स गेम में ही घूमते चले गए कि आज मेरा X नंबर है, कल मेरे को Y नंबर ऑफ कंज्यूमर चाहिए या रेवेन्यू चाहिए, परसों Z चाहिए, तो वो उसी में चलते चले गए और इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न करते करते पूरा हमेशा एक कैश बर्न का मॉडल बनाना है। और तीसरा जो कंपनीज है जो इम्पैक्ट पे काम कर रही है, विच यू कैन सी लाइक NGOs या जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यूजुअली फिलैंथ्रोपिस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि जो डोनेशन आ जाएगा हम कुछ सोशल इम्पैक्ट करते चले जाएंगे। वो प्रॉफिट और स्केल के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहे मॉडल। तो तीनों अलग डिस्क्रीट करके कंपनीज चल रही थी, तीनों अलग अलग वेरिएशन में। तो हमने सोचा कि क्या हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो कि प्रॉफिट, स्केल और इम्पैक्ट को कंबाइन कर सके। अगर ऐसा मॉडल बनाना है तो आपको बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा, ग्रास रूट पे जाके पूरे एक एक चीज इकोसिस्टम की समझनी पड़ेगी, एंड उसके लिए टाइम चाहिए और एफर्ट चाहिए। Absolutely. और अगर आपने तुरंत ही फंड रेज कर लिया तो आप एक थोड़ा सा एक प्रेशर में आ जाते हो, नंबर गेम के प्रेशर में। राइट, वो भी सही भी है कि इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए। वो प्रॉब्लम इतना टाइम आपके साथ शायद देने को ओके होंगे नहीं होंगे, वो बोलेंगे फटाफट स्केल करो एंड यू नो पैसा बर्न कर रहे हो, इट्स फाइन, बट आप स्केल कर लो फटाफट। तो वी डिसाइडेड कि लेट्स बूटस्ट्रैप, लेट्स नॉट रेज फंड, which was a little aggressive or I would say a very bold step उस टाइम पे शुरू में। तो हम लोगों ने फिर चालू करा हमारी बूटस्ट्रैपिंग की जर्नी, और हम हमारे रेवेन्यू मॉडल्स को इस तरह से बनाते गए कि कुछ हमारे कैश काउ बनेंगे, कुछ हमारा वैल्यू प्रॉप बनेगा। तो कहीं से हमारा पूरा फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं पे हम कुछ चीजों मॉडल्स के थ्रू हमारा फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं,
एंड ग्रेजुअली वी शेप्ड इट इनटू अ फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी, जिसके अंदर इट्स अ हाउस ऑफ ब्रांड्स, राइट, जिसमें लेट्स से अगर आपने स्कॉडा देखा तो वो हाँ जी, यू नो स्कॉडा हो गया, ऑडी हो गया, सब हो गया, सब एक ही कंपनी के अंडर आता है। आप जैसे कोई भी एफएमसीजी कंपनी उठा लो, पीएनजी, एचयूएल, उनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उनके राइट, मल्टीपल ब्रांड्स है, एक अम्ब्रेला उसके नीचे अलग अलग वर्टिकल, एग्जैक्टली, और 10 रुपए का साबुन भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 150 का भी है, लोग उस ब्रांड से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, बट बहुत ही कम लोग पीछे घुमा के देख रहे हैं कि सब एक ही कंपनी बना रही है। एब्सोल्युटली, एंड उन्होंने पूरा अपना मार्केट कैप उस तरह से बढ़ा लिया क्योंकि उनके पास हर कंज्यूमर सेट के लिए प्रोडक्ट है जो राइट फिट होता है, जो कि प्रोडक्ट मार्केट फिट को सॉल्व कर रहा है। तो उसी तरह से हम लोगों ने एक हाउस ऑफ ब्रांड्स इन मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स वी क्रिएटेड अ मॉडल, जिसमें हमारे ऑन डिमांड सब्सक्रिप्शन है। आपको घर पे खाना कुक करना है तो हमारी मील किट से कुक कर सकते हो, बना बनाया खाना चाहिए तो हमारी कुछ क्लाउड किचन के ब्रांड्स हैं, मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन। अब आपको आके अगर खुद बाहर डाइनिंग पे जाना है तो वो भी हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर भी लाइव कर दिया है। और जो डेली आप खाना खा रहे हो, जिसमें आपके घर पे आपको कुक मैनेज करना है, आपको रॉ मटेरियल मैनेज करना है, न्यूट्रिशन का उसमें कुछ पता नहीं, घर में अगर 4 जने भी रह रहे हैं, दादाजी भी वही खा रहे हो और पोता भी वही खा रहा है, क्योंकि एक चाहे कुक हो चाहे मॉम हो, राइट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कुक डिफरेंट मील्स फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट, और वो हेजल टाइम एनर्जी बहुत एफर्ट जाता है, बहुत जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन तो किसी को मिल नहीं रहा, सब जने एक मिड लेवल का बस पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, बस वही है। और हमेशा से हम बीइंग अ मारवाड़ी, हम लोग का तो ऐसा है कि पेट भरने के बजाय मतलब वो एक स्वाद का भी सीन है प्लस न्यूट्रिशन अगर उसमें साथ में मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें हम लोग आपकी हेल्थ को मॉनिटर करके, आपकी बॉडी को एनालाइज करके, लेट्स से आपकी बॉडी प्रोफाइल बनी विच इज लेट्स से ए, और आपका बॉडी गोल पूछा विच इज लेट्स से बी, उसमें हमने ऐसी चीजें कवर करी है लाइक पीसीओएस मैनेजमेंट, पेनफुल पीरियड्स मैनेजमेंट, बहुत से लोग आईवीएफ के ऊपर जा रहे हैं, तो प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, इससे कि आईवीएफ की जरूरत ही ना पड़े, पोस्ट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए कि लैक्टेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारी मदर्स अनफॉर्चुनेटली ऊपर से फीड करा रहे हैं, तो लैक्टेशन कैसे सही हो, बिकॉज और हर फीमेल्स most of them are working corporates, right? They want to come back in shape ASAP so that they can again join back up. Everyone wants to look good. तो उसके हिसाब से क्या न्यूट्रिशन प्लान होना चाहिए, फिर नॉर्मल वेट गेन, वेट लॉस, मसल गेन, अगर सात्विक डाइट पे आपको जाना है आज की तारीख में, you want to go on a no onion garlic diet, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो अगर आपको सात्विक स्केड्यूल पे जाना है तो उसके हिसाब से मील प्लान, आपको अगर ग्लूटेन फ्री, आप ग्लूटेन एलर्जन देखोगे जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब भी मिलेट्स का इतना हाई पेनिट्रेशन हो रहा है, एलर्जिक टू ग्लूटेन, तो ग्लूटेन फ्री के हिसाब से क्या डाइट प्लान होना चाहिए। अगर आपको वीगन टर्न होना है तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो वीगन के हिसाब से क्या डाइट प्लान होना चाहिए, तो उस हिसाब से यू डिसाइड व्हाट इज योर बॉडी गोल, दे हैव एनालाइज्ड योर बॉडी एंड आपको उसके हिसाब से वील सेंड यू डेली सब्सक्रिप्शन मील एज इकोनॉमिकल एज डेली का 350-400 रुपए। जब आप महीने का 10-12 हजार रुपए अपने डेली मील्स पे वैसे भी खर्च कर रहे हो, और उसमें आप वही खा रहे हो जो बन जा रहा है, उसी में आपको सेम पैसे के अंदर यू विल गेट मच बेटर न्यूट्रिशन जो आपको बॉडी गोल अचीव करे, प्लस मंथली मॉनिटरिंग ऑफ योर बॉडी टाइप कि आपके बॉडी के वाइटल्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, दैट इज फ्री। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है कि आप देखोगे ना जो भी आपको डिजीजेस हैं जी, बहुत लेटर स्टेज पे आइडेंटिफाई होती है। एब्सोल्युटली, आधे लोग तो अपने आप को खुद डॉक्टर समझते हैं, बिल्कुल, या अड़ोस पड़ोस में दवाई की दुकान वाले से इससे कि भैया ये परेशानी हो गई, ये कर लो। आपके घर में भी 4 बिना डिग्री वाले डॉक्टर तो होंगे 100%। अरे आपको ये प्रॉब्लम है यार, ये गोली ये कर लो। तो कभी हम लोग की एक हैबिट का पार्ट ही नहीं कि हमारी बॉडी को एनालाइज करते चले, और इस वजह से आप देखोगे कि अब 30 साल में बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है। एब्सोल्युटली, लोगों के साथ इतने डायबिटिक कितनी जल्दी एज पे लोग हो जा रहे हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स भी डायबिटिक है। इनफैक्ट अभी रीसेंट डेटा ये है कि जो बच्चे टीनेजेस में उनको भी हो रहा है इशू, बिकॉज़ लाइफस्टाइल डिजीज, पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है, आई डोंट नो क्या इशू है, जेनेटिक है प्लस लाइफस्टाइल डिजीज है ना। आप एक तरफ से पूरा वेस्टर्न लाइफस्टाइल से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि आपने अनहेल्दी डाइट को इनकॉर्पोरेट कर लिया, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को भी कर लिया, स्लीप टाइम सही नहीं है, रूटीन को सॉर्टेड नहीं है। अब जो खाने जो बैलेंस करता है आपकी बॉडी का, इट्स लाइक वो आपकी गाड़ी का ईंधन है, तो इट्स लाइक द फ्यूल फॉर योर कार, राइट। तो वो एक जो बैलेंस करता है वो भी आपने अनहेल्दी उठा लिया है, तो फिर कार तो ब्रेक डाउन होगी ना, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसी को हम कैसे आपके लाइफस्टाइल में बिना आपसे ज्यादा इनपुट लिए, बिना ज्यादा ज्ञान दिए कि आप ये डाइट प्लान फॉलो करो, ये करो, आपकी बॉडी एनालाइज करिए, आपका बॉडी गोल पूछा, आपके बॉडी गोल के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से डेली खाना मिलेगा, सेम पैसे में मिलेगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर आपका बजट है होंडा सिटी खरीदने का और हमेशा से हेल्थ को एज अ मर्सिडीज बेचा गया है, तो मर्सिडीज अगर आपको होंडा सिटी की प्राइस में दे रहे हैं तो आपको भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो हमेशा से परसीव
आफ्टर कोविड तो लोगों का एक हो ही गया ना Perception change हुआ है, yes. they want to focus on their health. Absolutely. But again, the process of focusing on health is so tedious, so time consuming, so much money is involved in it. Absolutely. That even if you want it, it's very difficult to follow. Absolutely. Sorry to cut you, but हाँ, एक right education भी नहीं है उस चीज को लेके, options भी नहीं है, और लोगों को ये लगता है यार ये तो बड़ा time taking है, effort taking है, पैसे ज्यादा ही लगते हैं इनफैक्ट जब भी अगर आप vegan या कोई अच्छी strict डाइट पे जाना चाहो तो। एंड ये जो आपका जो बीइंग शेफ आपको प्रोवाइड करता है चॉप्ड वेजिटेबल्स, मतलब एवरीथिंग इज ऑल फ्रेश है ना, कोई भी ऐसा इसमें प्रोसेस फूड नहीं है। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू भैया, बिकॉज इतनी डिटेलिंग में कि पीसीओएस एंड लैक्टेशन का भी आपने ध्यान रखा और इतने सारे वर्टिकल्स पे आपने फोकस किया। बिकॉज अगर आप सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं चल यार एक स्टार्टअप बनाए, फंडिंग उठा लेते हैं कहीं से तो और निकल पड़ते हैं। तो फंडिंग उठाओ और एक इन्वेस्टर्स के बाद दूसरे इन्वेस्टर, दूसरे के बाद तीसरे इन्वेस्टर्स पे चलते रहो। तो भैया ये इकोसिस्टम में क्या पैटर्न है? बिकॉज अभी ये भी, क्योंकि मेरा भी एक रिसर्च है, हर कोई तो खैर इसमें नहीं घुसता इतना, तो लोग कुछ शेल कंपनीज या कुछ भी एक मॉडल बना रहे हैं, हर चीज पे पैसा उठ रहा है। तो क्या है, कोई लोग अपना काला घुमा रहे हैं या मतलब बस एक, और कैसे इन्वेस्टमेंट भी कैसे मिल रही है उन्हें? ये इकोसिस्टम क्या है, थोड़ा समझाओ। ये जो जितना मेरे को समझ में आया सीन क्या होता है कि एक बेंचमार्किंग का सीन चलता है इन्वेस्टर कम्युनिटी में। जी। अब क्या है कि यूएस में लेट्स से आई डोंट वांट टू नेम कंपनीज बिकॉज़ बट अदरवाइज यूएस में किसी ने ट्रैवल के अंदर या लॉजिस्टिक्स में कैब्स के ऊपर कुछ एक कंपनी खोली, एक बेंचमार्क सेट हो गया, उनको फंड मिला, सेम कट कॉपी पेस्ट इंडिया में खोल लेते हैं और उसको स्केल कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के पास एक बेंचमार्क है कि यूएस में मार्केट इतना बड़ा हो गया तो इंडिया तो इतना बड़ा मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज। तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो मैंने देखे हैं जो कि इस गेम में जा रहे हैं, व्हाट दे डू इज दे कीप ऑन एनालाइजिंग कि वर्ल्ड में किन किन कंपनीज को फंडिंग मिल रहा है और किन किन मॉडल पे फंडिंग मिल रहा है। अभी फिनटेक का वेव है, कभी एडटेक का वेव था जब कोविड चल रहा था, एडटेक का वेव था, फिनटेक का वेव है, अब एआई का वेव आ रहा है। तो कहीं पे भी अपने मॉडल में एआई को इनकॉर्पोरेट कर लो, और बिजनेस मॉडल क्या है क्या नहीं छोड़ो, अपने को बस वो जो वेव चल रहा है उसको पकड़ो, अपने मॉडल में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करो, एक बेंचमार्क की 4-5 कंपनीज दिखाओ इन्वेस्टर को, देखो इस मॉडल पे अराउंड वर्ल्ड में ये फंडिंग हो गया। इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा है ना उनको ज्यादा फोमो है, जो मेरे को लगता है कि इन अ वे कि मेरे साथ वाले ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट करा, उसका पैसा 10 गुना हो गया, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट ना करूं कि सिर्फ शेयर मार्केट में लगा दिया, प्रॉपर्टी में लगा दिया या इन सब में लगा दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया। मैं इसके बजाय ऐसा कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर देखो कि मेरा पैसा एक साल में 5 गुना हो जाए, एक साल में 10 गुना हो जाए, तो उनको एक फोमो रहता है। और वो उस फोमो के ऊपर ये स्टार्टअप फाउंडर्स यूजुअली खेल रहे हैं कि बाहर ये सब हो गया, एक फोमो तो है ही बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर के दिमाग में, उनको लगता है यार यहाँ पैसा लगाते हैं कहीं ना कुछ तो बन ही जाएगा। उस बेसिस के अराउंड फंडिंग का पूरा फिलॉसफी जो वेव चलता है वो सब चल रहा है। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मेरे को ये बहुत सैड सा सीन लगता है ना कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, बिकॉज बाहर जो चल रहा है उनका लाइफ अलग चल रहा है, उनका इकोसिस्टम अलग है, उनके नीड्स अलग है, उनके प्रॉब्लम्स अलग है। जस्ट बिकॉज कट कॉपी पेस्ट करके और फिर बहुत पैसा बर्न करके आप एक वर्चुअल डिमांड क्रिएट कर रहे हो। अगर आज एग्जांपल में कप है, अगर आपको इसकी वैल्यू है 100 रुपए की, मैं आपको 100 रुपए का बेचूंगा और आप 100 रुपए का खरीद रहे हो, तो एक मैं एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। बट अगर आप ये 100 रुपए का कप है, आप 100 रुपए में नहीं खरीद रहे, तो इसकी प्रॉब्लम तो थी नहीं, मैं जबरदस्ती आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आइडेंटिफाई करके इसको दिखा रहा हूँ कि यार आप ये सॉल्व करोगे। अब बिकॉज वो प्रॉब्लम आप फील नहीं कर रहे बहुत डीपली, तो आप क्या सोचोगे कि 100 का तो नहीं, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को तो इन्वेस्टर्स को नंबर दिखाना है, भैया आप 30 का ले लो। आप सोचोगे यार 30 में तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, चल लेके ट्राई कर लेते हैं। तो एक वो वर्चुअल डिमांड आप क्रिएट करते चले गए। बट व्हेन यू विल कम ऑन द एक्चुअल प्राइसिंग एंड एक्चुअल कॉस्टिंग, तो जैसे ही 100 का होगा, बिकॉज आपको रियल टाइम नीड नहीं, या तो मैं आपकी इतनी हैबिट लगा दूं इस कप की, इतना पैसा बर्न करते 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 करते, जो कि कैब कंपनीज ने इंडिया में करा, उससे पहले भी लोग कम्यूट तो कर ही रहे थे, बिल्कुल, बट उन्होंने दे हैव टू बर्न सो मच ऑफ मनी, बट वो इकोसिस्टम बन गया कि लोग कैब्स बुक कर रहे हैं। बट उसके लिए आपके पास इतना इन्वेस्टर बैकिंग होना चाहिए, इतना बैंडविड्थ होना चाहिए, वो और उसमें बहुत कम कंपनी सर्वाइव कर पाती है। मतलब जो 10,000 कंपनी अगर सोचेगी ये करने का, तो उसमें से एक कंपनी सस्टेन कर पाती है, बिल्कुल, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको एक बैकिंग चाहिए पैसा बर्न करने के लिए, वो एक नीड को परमानेंट नीड क्रिएट करने के लिए। बट उसके बाद भी वो प्राइसिंग सही होगी, उस पर लोग कंज्यूमर इंटरेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। अब यूजुअली आप देखोगे लेट्स से जो भी ये कंपनीज है, जो कैब कंपनीज है, बिकॉज जैसे कैब की प्राइसिंग सही करी तो लोग टर्न ऑफ होना चालू हो गए कि भाई ये ड्रॉप डाउन हो गए सेल्स,
तो फिर उन्होंने बाइक चालू करा, फिर ऑटो पे लिया है। अब घूम फिर के ऑटो तो आप पहले भी बुक कर रहे थे, अब वही ऑटो आप ऐप के थ्रू बुक कर रहे हो और वो कर रहे हो। तो मतलब वो इकोसिस्टम बना के उसके लिए बहुत ज्यादा मसल पावर चाहिए आपको पैसा बर्न करने के लिए, और उसी के ऊपर काफी फाउंडर्स एम करते हैं कि बाहर जो चल रहा है उसको कॉपी पेस्ट मॉडल के अराउंड कॉपी पेस्ट ताकि मतलब क्यों कोई ब्रेन अप्लाई करना है, जस्ट जो भी एक एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको कर, और जो करंट वेव चल रही है उससे 2-4 जार्गन्स उठा के डाल दो कि इसमें एआई है, इसमें फिनटेक है, इसमें ठीक बात है, तो उससे आपको फंडिंग थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। राइट। या बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या फर्क है आज ये आप क्लियर कर दो प्लीज, बिकॉज बहुत लोग मतलब स्ट्रीट फूड्स को भी बेच के, मोमोज की रेडी लगा के, ठीक है, अगर टू बी ब्लंट, वो भी अपने प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम के बायो पे एंटरप्रेन्योर्स लिख लेते हैं। तो फर्क क्या है? बिकॉज बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है और वो माइंडसेट क्या है एक्चुअली में? सो अगर मैं आपको बिल्कुल एक बनी की भाषा में बताऊं, बिजनेस वो चीज हो गई जिसमें आपने 1 रुपया घुसाया, तो 1 रुपया 2 पैसा 1 पैसा 3 पैसा आपने कुछ मुनाफा बना के आपने उसमें पैसा बनाया। बिल्कुल, जिस हिसाब से सारे कन्वेंशनल बिजनेसेस चलते हैं। अब कोई भी बिजनेस जब बिजनेस बनता है तो जब वो चालू हो रहा होता है ना, तो एज एन एंटरप्रेन्योरशिप वाला सीन यूजुअली लोग उसको बहुत लूजली यूज कर लेते हैं कि आप आज कुछ नया बिजनेस चालू करो तो यू आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। बट आइडियली एंटरप्रेन्योरशिप जो जितना मेरी समझ में मेरे को लगता है कि वो ऐसा होना चाहिए कि कुछ कन्वेंशनल, जैसे आप साड़ी की दुकान है, साड़ी का एक मार्केट एग्जांपल है ना, आपने वहां पे एक नई साड़ी की दुकान चालू करी, वो मार्केट ऑलरेडी बिल्ड है, आप प्रॉब्ली हल्का बहुत कुछ ट्वीक कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, प्रोडक्ट में ज्यादा कुछ ट्वीक नहीं कर रहे, एक ऑलरेडी प्री बिल्ट मार्केट के अंदर आप अपना एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो विद सम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, विद सम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो दैट ideally is a business that you're trying to do. Entrepreneurship is something in which you're trying to innovate something in a way कि जो भी कन्वेंशनल तरीके से, जैसे एग्जांपल मैं अमूल को उस टाइम का एंटरप्रेन्योरशिप बोलूंगा, क्योंकि अमूल से पहले भी लोग दूध पीते थे, ऐसा तो था नहीं कि अमूल से पहले लोग दूध नहीं पीते थे, बट अमूल ने आइडेंटिफाई करा, जो उनके फाउंडर थे बाग से, उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि एक प्रॉब्लम है, एंड मेरे को नहीं पता कि उनका क्या माइंडसेट था, बट अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज कर रहा हूँ कि आप जो दूध आप ले रहे हो अपने पड़ोस के एक वेंडर से ले रहे हो, जो कि एक गाय भैंस जो भी उसने पाल रखी है, अब डेली का चिक है, क्योंकि उसने पता नहीं क्या खाना खिलाया नहीं खिलाया, उसने इंजेक्शन लगाया नहीं लगाया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्लस मेरे को याद है बचपन में दादाजी वगैरह, मतलब उस टाइम तक तो फिर भी पैकेट दूध आना चालू हो गया था, पर स्टिल प्रेफर करते थे जैसे कि वो ले रहे तो एक बैरोमीटर कुछ रखते थे, वो पानी चेक करने के लिए कुछ कि वो पानी कितना मिला है नहीं मिला है। तो अमूल ने बोला कि आपके डेली का जो हेजल है, जो चिक है अपने वेंडर के साथ, इसको खत्म करते हैं ना, एक स्टैंडर्डाइज आपको प्रोडक्ट देते हैं, और जो आप देखा जाए तो प्रोडक्ट मिल्क ही, उन्होंने कुछ इनोवेट नहीं करा, बट उसको पूरा स्टैंडर्डाइज करके एक प्रॉपर आपको एक पैक में एक न्यूट्रिशन वैल्यू में एक पैस्चराइज करके उसके शेल्फ लाइफ ठीक करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके कि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोका जाए, जैसे भी जो भी चीज करी जाए वो बिल्ड करके उन्होंने आपको सेम प्राइस और रिलेटिवली सेम प्राइस के अंदर ही आपके पास पहुंचाया। वो पहुंचाते विद इन लाइक पास्ट 20-30 ईयर्स पेनिट्रेशन देखो आप, डाइवर्सिफाई करते चले गए प्रोडक्ट रेंजेस के अंदर, बटर में आई है, अमूल बटर से पहले कोई ब्रिटिश कंपनी थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, जिनका बटर था आता था जो कि बहुत फेमस था, जो बॉम्बे की बेस कंपनी थी, पहले तो अंग्रेजों ने रूल कराया तो उन्हीं का चलता था सीन, तो उन्होंने धीरे धीरे करके वो सब पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया और इतना पेनिट्रेट कर लिया कि अब हर फ्रिज में अमूल घुस गया। एब्सोल्युटली, आप दूध घी बटर किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ तो अमूल यूज कर ही रहे हो। बिल्कुल, तो वो उस टाइम पे एज एन एंटरप्रेन्योरशिप होगा इन अ वे कि उन्होंने भले से प्रोडक्ट वो यूज करा, बट उसको इस तरह से करा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करा कि डेली का हेजल ही खत्म कर दिया। राइट, आपको अमूल की डेयरी पे थोड़ी ना करते हो कि भैया इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला, सीधा पैकेट लेते हो आते हो, उसको आपने फाड़ा बॉईल करा, अपनी शेल्फ लाइफ 2-3 दिन की हो गई, आपने उसको यूज करा, राइट, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियली इज समथिंग इन व्हिच प्रॉब्ली यू आर ट्राइंग टू इनोवेट समथिंग, ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द इकोसिस्टम। बिजनेस इज समथिंग जो कि एक ऑलरेडी सेट मार्केट है जिसमें आप 1 रुपए लगा के, पर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो उसका लॉन्ग टर्म गोल बिजनेस बनाने का ही होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकोसिस्टम में चल नहीं रहा। फोकस है फंड रेज कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं, कैसे यूनिकॉर्न बन जाए, कैसे या कर ले, कैसे हम हमारी इक्विटी बढ़ा दे, कैसे हम सैलरीज निकाल ले, कैसे हमें स्पोर्ट्स कार निकाल ले, वो सब फोकस है कि कैसे मेरा नेम फेम हो जाए। बिल्कुल, बट आइडियली अगर आपका फोकस रहेगा टू क्रिएट अ बिजनेस, तो एक लॉन्ग टर्म चीज आप कर पाओगे जो कि आपके जाने का भी लोग याद रखेंगे। एब्सोल्युटली, बिकॉज आई बिलीव लोग ये एंटरप्रेन्योरशिप में घुस भी जाते हैं आजकल। मैं इन सब की बात नहीं कर रहा जिन्होंने छोटी मोटी अपना कुछ खोल रखा है, बट जो जेन्युइनली फंड भी रेस कर रहे हैं, बट वही कि न्यूज़ तो आती है कि इतने यूनिकॉर्न बिल्ड हो गए इंडिया में, बट खत्म कितने हुए इस पे कोई बात नहीं करता। तो और
जैसे भैया आपने बहुत सारे जवाब तो दे ही दिए ऑलरेडी बिना पूछे, बट जैसे आपका, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को डांटता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि यार थोड़ा, मतलब मेरी एक लाइन हमेशा ये फिक्स रहती है कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे, आप अपना डर खत्म नहीं करोगे, हमारे घर से अंबानीज, इलन मस्क वगैरह नहीं निकलेंगे। तो अब जैसे वो मेरे से पूछते हैं यार तेरा कैसे ये माइंडसेट बना कि मतलब तू डरता नहीं है तेरी, क्योंकि भैया एट दी एंड ऑफ द मंथ मेरे पास तो 250-500 रुपए रह जाते हैं बीइंग अ फाउंडर, क्योंकि मैं भी शायद फाउंडर बाकी सबके लिए पहले कमाता है, अपने लिए खुद के लिए बाद में कमाता है। तो आपका क्या वो, जैसे एक तो रंग दे बसंती वाला आपने बताया कि चलो वो तो एक छोटा सा एक थॉट आया दिमाग में, बट आई एम श्योर आपका भी एक ऐसा स्टेज रहा होगा कि जब लगता होगा कि यार ये तो कहाँ फंस गए, यहाँ बिल्कुल नहीं बचता होगा या कैश फ्लो नेगेटिव होगा, तो उससे कोप अप कैसे किया? और मतलब सॉरी टू कट यू, मतलब क्वेश्चन ये इसलिए उस यूथ को थोड़ा सा एक मोटिवेशन देने के लिए कि यार डरते रहोगे तो कुछ बड़ा कर ही नहीं पाओगे कभी। तो वो क्या पैटर्न्स हैं कि ब्लूप्रिंट तो आई बिलीव नहीं होता, बट आपका क्या था, बिकॉज आप बड़े हो मेरे से और हम काफी लोगों से, यूथ से, तो क्या आपकी गाइडेंस रह सकती है उस चीज के लिए? देखो, सबसे बड़ी चीज जो आपने बहुत ब्यूटीफुली मेंशन करी, सबसे मेजर प्रॉब्लम इलॉन मस्क बने क्यों? क्योंकि वो अपना रिस्क एपिटाइट समहाउ बढ़ाया। अगर वो फ्यूचर में उस टाइम पे अपना स्पेसएक्स को नहीं सोचते, वो बातें कर रहे हैं कि हम मून पे ये बना देंगे, कर देंगे, आप आज के 15-20 साल पहले जाके देखो तो बोलेंगे यार ये तो पागलों सी बातें कर रहे हैं, तो बेवकूफ वाली बातें, तो कौन कैसे ही होगा, राइट? अब सारा गेम हमेशा डर को अपने ओवरकम करने का है, क्योंकि डर बहुत चीजों का है। डर है फैमिली का, बिल्कुल, डर है समाज का कि लोग क्या कहेंगे, डर है फैमिली का कि लोग बोलेंगे कि अरे यार तो अच्छी खासी, पहले तो 70s 80s 90s में तो सरकारी जॉब वाले सीन था कि सरकारी जॉब मिल गई, लाइफ इज सेटल, तो डर एक वो है। डर है फेलियर का कि अगर मैंने कुछ चालू करा है, कोशिश करी, मैं फेल हो गया तो दोस्त क्या कहेंगे। डर है कंफर्ट का कि आज मैंने एक रिस्क उठाई, एक अच्छा खासा मेरा रिकरिंग मंथली पैसा आ रहा है, उसको छोड़ के कुछ नया करने का, तो डर उसका है कि मैं उस टाइम पे मैं अपना तो बिल्कुल ड्राई हो गया मेरा सीन, जैसे आपने बताया, और हर फाउंडर की कहानी है, बिल्कुल, उन्होंने बहुत ड्राई फेसेस देखे होंगे, और जो भी एक फाउंडर है जो कि सस्टेन करे, लंबा रुके हैं, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड का ठीक ही होगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, तभी वो डर को ओवरकम करके समहाउ वो आगे आए। तो पर उनके लिए उस टाइम पे वो क्या मेंटल सिचुएशन थी कि जब साथ के दोस्त इतना पैसा कमा रहे हैं, उनका जॉब चल रहा है एंड आप ड्राई चल रहे हो, बिल्कुल, तो वो सारे डर है। तो मेरे को भी जब मैं बच्चा था यार, जब मैं 10th में था ना, जब वो रंग दे बसंती देखी तो थॉट तो आ गया था, पर डर नहीं खत्म हुआ था। डर था फिर भी 11th में, और हमेशा से ना कोई भी स्टार्टअप आप किसी भी फाउंडर का देखोगे, कुछ स्टार्टअप जब अब इलॉन मस्क का जब दिखा, पर उससे पहले की जर्नी में जो उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, वो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, पूरा चेन रिएक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं आपको एज अ ह्यूमन इवॉल्व करता रहता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन इवॉल्विंग एंड प्रॉब्ली यू विल इवॉल्व इन अ मच फास्टर रेट देन you could have done in a job, क्योंकि जॉब में तो क्या है कि आप एक सेट पैटर्न चल रहा है, आफ्टर अ व्हाइल इट बिकम्स अ लिटिल रिपीटेटिव, राइट? आप ज्यादा कुछ नया सीख नहीं पा रहे, आप ज्यादा कुछ रिस्क एपेटाइट नहीं ले रहे। बट एंटरप्रेन्योरशिप में हर रोज आपके लिए एक रिस्क है, हर रोज आपके लिए एक न्यू चैलेंज है, हर रोज आपके लिए एक हैजल है। तो इररिस्पेक्टिव आपका स्टार्टअप चले ना चले, कुछ बने नहीं बने, पर आप जो एज इन्वॉल्व हो गए उस जर्नी के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में अच्छी जगह ले ही जाएगा। तो मतलब वो कुछ स्किल्स के साथ साथ आपको लाइफ जीना भी सिखाई देता है। अरे बहुत चीजें सिखाता है यार, लाइफ जीना, सिचुएशंस को हैंडल करना। आप कभी फंस जाओगे तो यू बिकम अ गुड फायर फाइटर। एब्सोल्युटली, आग लगते बहुत लोगों को डर लग जाता है करना क्या है। आप यूजुअली देखोगे ना, पानी सामने भी होगा तो आप यू बिकम शॉक, बट वो पानी कैसे फेंकना है, वो रिस्क कैसे उठाना है। तो सेम हैपेंड विद मी। जब वो स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद जब मैं मतलब कॉलेज में गया, तो आई वाज अगेन थोड़ा बहुत वो था। तो मेरे स्कूल में एक छोटा सा, एक मैं स्टार्टअप ही बोलूंगा, माय फर्स्ट स्टार्टअप और समथिंग लाइक दैट, इट वाज इको क्लब। उन लोगों ने 10th जब खत्म हुआ 11th में आए, उस टाइम हमेशा से माहौल था कि IIT साइंस ले रहे हो तो IIT में जाना ही है। बस लाइक वो दिमाग में वो सीट तो बैठ गया था रंग दे बसंती वाला, ताकि कुछ एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हो। एज अ किड एनवायरनमेंट वाज अ सिंपल ऑप्शन टू डू। वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ ट्री प्लांटेशन ड्राइव अराउंड जयपुर के मल्टीपल एरियाज में। हमने इको क्लब फॉर्म करा और अभी अच्छा लगता है। मैं स्कूल गया था अभी 4-5 साल पहले, दे इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट, और देखा वो इको क्लब अभी भी चल रहा है, जो हमने आज के 10-12 साल पहले कंसेप्चुअलाइज करके कुछ चालू किया था। तो वो एक पहला एक एक्सपीरियंस रहा।
फिर जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज के अंदर मेरे को था कि कुछ तो लाइफ में अब फिर थोड़ा सा और रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, तो फिर मैंने RTIs लगाई, कुछ अराउंड करप्शन कुछ चल रहा था इधर उधर, तो मैंने आई बिकेम एन RTI एक्टिविस्ट। फिर उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन हैपेंड, जिसमें फिर वो पूरा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने का एक मेरे को मौका मिला। हमेशा से मेरे को डर था, स्टेज फियर तो था ही, हालांकि मैं कुछ करना चाहता था लाइफ में, बट स्टेज फियर था बिकॉज एक मग्गू किड होता है ना, वो स्टेज पे खड़े होके 10 जनों से बात कर ली ठीक है, बट व्हेन यू टू एड्रेस पीपल तो वो डर लगता था, वो बहुत होता है ना एक स्ट्रेस स्वेटिंग वगैरह सब चीज होता था। अगला सवाल इसी में तो वहां पे एक एक्सपीरियंस हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। हम लोग ये पूरा जो मूवमेंट कर रहे थे उसमें हम लोगों ने एक रैली ऑर्गेनाइज करी। उस रैली में हम लोगों ने 3 लाख लोग इकट्ठे कर लिए। पहले तो उस मूवमेंट स्क्रैच से बिल्ड करना वाज अगेन सेकंड स्टार्ट, कि सब लोग लाइफ में कंफर्टेबल है, उनको रोड पे लाना, बोलना कि करप्शन को हटाना है, जन लोकपाल बिल लाना है, कुछ रिफॉर्म्स होने जरूरी है, कि लोगों को कहीं चेक तो लगे कि अगर बाय चांस कुछ वो गलत कर रहे हैं तो उनको एक डर रहे। और आपने 3 लाख लोग मैनेज कर लिए वो उस टाइम, तो मतलब वो उसकी भी एक अच्छी एक इंटरेस्टिंग कहानी थी कि इतना तो हमारी मेन पार्टियां भी नहीं कलेक्ट कर पा रही एक जगह पे। तो हुआ क्या था सीन, जब पहली रैली ऑर्गेनाइज करनी थी, जब अपॉर्चुनिटी मिली कि चलो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को ऑर्गेनाइज करना है और राजस्थान में पूरा कोऑर्डिनेट करना है, तो जब पहली बार वो अपॉर्चुनिटी मिली तो पहला दिन जब था कि अब करना क्या है, समझ में आ गया जन लोकपाल बिल है, ये है, पर लोगों को कैसे अवेयरनेस लानी है। तो इट वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज एन स्टार्टअप कि फर्स्ट कंज्यूमर्स कैसे ला रहे हैं, राइट। अब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में आ गया, मैं फॉर्चुनेटली वाइस प्रेसिडेंट बन गया कॉलेज में, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया था चीज़ों में, सोशल वगैरह में। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, बोला यार फर्स्ट ईयर वालों को तो अपन जबरदस्ती बुला ही सकते हैं रैली में, और एक काम करते हैं जूनियर्स में से ना लड़कियां इकट्ठी करते हैं। मेरी फ्रेंड थी मेरी बैच की, बोला तेरा काम है जाके गर्ल्स हॉस्टल में जा और लड़कियां इकट्ठी करके ला। वो लड़कियों के पीछे पीछे लड़के तो आ ही जाएंगे, और रोड पे जब झंडे वंडे कैंडल लेके चलेंगे और राह चलते लोग लुटते चले जाएंगे। तो हमने बस एक छोटा सोचा कि यार अपने कॉलेज के 100-125 लोग बच्चे को इकट्ठे करके एक रैली करते हैं। और वो 100-125 का एक थॉट, एट द एंड ऑफ द आई थिंक रैली इट वाज अराउंड मोर देन 5000 पीपल जो इकट्ठे हो गए। हमारे पास ना रिसोर्सेज थे, ना कैंडल्स थे, ना फ्लैग्स थे, बट फिर वो सब आ गया, भाषण चल रहा है, वंदे मातरम चल रहा है, सब चल रहा है, पूरा सीन। अगेन आई वाज अफ्रेड ऑफ स्टेज, तो मैं जाके स्टेज पे नहीं करता था, मैं बोलता नहीं था। और जो होता है ना कि जैसे कुछ जो सीनियर लोग हैं जो आ रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं, सर आप ही जाओ स्टेज पे और थोड़ा लोगों को मोटिवेट करो, तो मैं अवॉइड करते गया स्टेज हमेशा। बट वो ये ना नियति का जो कहते हैं ना, किस्मत तो यू कांट चेंज इट, राइट। 2011 में हम लोग एक रैली ऑर्गेनाइज करी, 15 अगस्त को अन्ना जी जंक्शन में बैठे, और था कि चलो बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं हम लोग। जब तक 30-40 हजार लोगों की रैली तक तो हम लोग ऑर्गेनाइज करने लगे थे जयपुर में। वो एक इकोसिस्टम बन गया था। 2010 में चालू हुआ था, 11 तक में काफी अवेयरनेस फैलने लग गया, पूरे इंडिया में प्रेशर ग्रुप बढ़िया बन गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वो तो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, सबसे बड़ा मूवमेंट था प्रॉब्ली आई थिंक आफ्टर यू नो जो मैंने देखा लाइक 72 में शायद जेपी आंदोलन वगैरह हुए होंगे उस टाइम, पता नहीं इमरजेंसी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो हमने सिर्फ सुना है, हमारे नॉलेज में देखा नहीं। लाइफ टाइम में तो जो देखा था उसके बाद आज तक कभी ऐसा कोई मूवमेंट देखा भी नहीं। तो आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट कि मैं प्रॉब्ली मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं ना कि खुद क्रेडिट लेता है कि मैंने ये कर लिया है, मैंने ये उखाड़ लिया। आई थिंक इट्स ऑल बुलशिट, बिकॉज रीजन बीइंग कि तुम्हारी कोई चीज हो रही है, वो चीज होने के लिए भी ना वो 100 चीजें सही होनी जरूरी है, सिर्फ तुम्हारा एफर्ट नहीं। और कोई चीज तुम्हारी नहीं हुई तो उसे भी 100 में से शायद अगर एक भी चीज फटा, राइट, तो तुमने भले से कितने एफर्ट मारे, प्रॉब्ली विल नॉट रीच टू व्हाट यू वर थिंकिंग ऑफ, राइट। सो नेवर टेक एंड ऑलवेज बी इन अ मोड कि आप एक्नॉलेज करो कि थिंग्स अलाइंड इन अ वे, आप सही टाइम पे सही जगह पे बस थे, एंड दैट्स हाउ वो डेस्टिनी थी, वो होना था, वो होते चला गया, राइट। तो वो मैं नीचे कुछ मीडिया को बाइट दे रहा था, हमारे कोई साथ में एक ऑर्गेनाइजर ने स्टेज पे, हम लोगों ने रैली जब ऑर्गेनाइज करना चालू करा, तो हमें पता था 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए जयपुर में स्टैचू सर्कल के अराउंड, और वहां सेंटर पे स्टेज लगा, और जहां तक देख सकते हो वहां तक सिर्फ लोग ही लोग। अब हुआ क्या, किसी ने स्टेज पे अनाउंस कर दिया हमारे भी शुभम जी आएंगे बहुत बढ़िया, 2 शब्द कहेंगे, वाह। और मैं आई कांट इवन टेल यू रिदम, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को मतलब पैनिक सा हो गया मैं, क्योंकि नॉट प्रिपेयर्ड, राइट। तो हमेशा छोटे छोटे जगह पे भी तुम अवॉइड करते जा रहे हो, और एकदम से इतने लाखों लोगों को कैसे एड्रेस करोगे, प्लस यू आर आल्सो फेस ऑफ द मूवमेंट। तो जो डर की जो आपने बात करी, वो डर ऑफ फेलियर, डर ऑफ व्हाट इफ मैंने स्टेज पे आके कुछ गलत बोल दिया, मैंने सही नहीं बोला, पीपल लुक अप टू मी, तो वो सारे डर सब कपल अप हो रहे थे। मैं स्टेयर्स चढ़ रहा था और वो डर बढ़ते जा रहे। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं जब मैंने अपना पाँव रखा जो स्टेज पे,
मैंने पता नहीं एक मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ ना, खुद से बात करना बहुत जरूरी है। यस एब्सोल्युटली। ये सारी भाग दौड़ में सोशल मीडिया में हम खुद के साथ खुद इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते। एंड इफ यू गो बाय स्पिरिचुअलिटी और व्हाटएवर, राइट, everything lies inside. हम लोग बाहर सब कुछ देख रहे हो, आप always teaches you to like sit in solitude. Exactly. और तलाश का जो आपका वो लाइन भी था कि कुछ ढूंढोगे तो अंदर को और पहचानोगे, राइट? खुद से दूर जाना है खुद के करीब आने के लिए। तो वो एक कॉन्वर्सेशन हो मेरे साथ खुद के साथ। मैंने बोला यार प्रॉब्ली शायद तेरी जिंदगी में, मैं 20 साल का था, 20-21 साल, दिस वाज 2010, मैं 19 साल का था, 2011 मैं 20 साल का था, 91 बॉर्न, तो 20 साल का था। पता नहीं कहाँ से आया, बोला यार जिंदगी में ना प्रॉब्ली शायद तेरे को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी कि तेरे सामने ना इतने लोग खड़े होंगे सुनने के लिए। 3 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है। तो और ये भी मतलब वो इंटरनल आया था, एक्चुअल नंबर तो कोई काउंट कर नहीं सकता, राइट? बट जो गवर्नमेंट के जो ऐसे उस टाइम पे हमारे फोन्स आईडी भी टैप करती थी, सब कुछ होता था, तो वो सारा था। तो वो लोग भी डेटा गलत है, 2 लाख तो होंगे, वो 1.5 लाख तो होंगे। आईडी वाले तो कहते थे सर अगर आपने 2-3 लाख लोग इकट्ठे करे ना, हम तो गवर्नमेंट में रिपोर्ट भेज रहे 4-5 लाख, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो, हर जगह चाहता है कुछ रिफॉर्म हो, बट कौन अपने हाथ गंदा करे? कोई नहीं करता भाई, कोई ना कोई तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, तभी जाके तो एक मूवमेंट चालू होगा। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम मौका शायद जिंदगी में वापस कभी ना मिले, राइट? तो सारे डर को हटा एंड जस्ट गो एंड लिव इट। मत सोच कि क्या है क्या नहीं, जो तेरे मन में जो फीलिंग है, जो तू फील कर रहा है 1-1.5 साल से पूरा मूवमेंट बिल्ड करते वक्त कि जो देश में रिफॉर्म होना चाहिए, जस्ट गो एंड स्पीक दैट आउट। और मैं गया वहां पे, मैंने 3 बार बोला वंदे मातरम, और जब लाखों लोगों ने रिस्पॉन्ड किया ना, मेरे को ऐसा गूज़बम्स आए। फिर वो भारत माता की जय 3 बार 6 ये भाषण 6 जो नारे लगाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं आधा पौना घंटे बोला और सीधा दिल की बात बोली। और वो दिन और आज का दिन है प्रॉब्ली इट हैज ऑलवेज बीन द सेम, चाहे वो जॉब इंटरव्यू रहा चाहे कुछ भी रहा। अब फिर उसके बाद तो टेड टॉक्स हो गया, जोश टॉक्स हो गया, डर खुलते चला गया। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो वो डर जो आपने पॉइंट बोला ना, दैट्स द की थिंग। वो डर ही आपको अपने पोटेंशियल को रीच करने के लिए रोकता है। और जब भी डर को ओवरकम करना है ना, बस एक ही चीज है, बिल्कुल, जो अपने आप से आप बात करो कि कुछ नहीं है, मतलब फेल हो गए तो क्या, ये सब समाज की चीज है। और वो है ना जो हमेशा कहते थे ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ करोगे उससे भी कमी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करोगे तब भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जस्ट डोंट गो अराउंड दैट, जो आपको अंदर से कन्विक्शन आ रहा है, बिकॉज दिस इज जस्ट वन लाइफ। आपको नहीं पता आफ्टर लाइफ क्या होगा या प्री लाइफ क्या था, हम सब हमेशा सुनते हैं। इस लाइफ को अपना पूरा जियो, मन की मन में ना रखो, क्योंकि यू नेवर नो आप कब मर जाओ। मैं हमेशा दोस्तों में एक लूजली एक डायलॉग बोलता हूँ कि हम हमेशा अपनी मौत अपने जेब में लेके चलते हैं। बिल्कुल, किसी भी टाइम निकलेगी, बोलेगी हेलो एंड चलो, एज सिंपल एज दैट। ना कोई ईमेल, ना कोई व्हाट्सएप की कोई टाइम मिल रहा है। बहुत कम लोगों को टाइम मिलता है कि कोई क्रॉनिकल डिजीज है कि आपको पता है कि 3 महीने आपके पास जीने के, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी सडन, राइट? सो और जब कोई मर रहा होता होगा तो साइकोलॉजिकली आई डोंट नो, मतलब मैंने तो नियर डेथ एक्सपीरियंस फील करा है, बट मतलब मैं उसी से थोड़ा रिलेट करके मैंने सोचा कि इन अ वे कि आप है ना पूरी लाइफ एज अ फ्लैशबैक आ जाती होगी। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे से एक बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार हम लोग कहीं पहाड़ों पर ट्रैक कर रहे थे, बर्फ में फंस गए थे, तो वो ऐसे लगा कि यार मेरे से ये छूट गया, प्रॉब्लम मैंने मॉम से ये बात मेरी रह गई थी, अरे मेरे को उनसे बात करनी थी कल, मैंने उनका फोन नहीं उठा पाया, ये रह गया वो रह गया। तो सारी चीजें ना रिवाइंड होती है और फिर आप उसमें शायद रियलाइज करते हो कि यार मैं तो हमेशा दूसरों के लिए जीते रह गया, या फिर मैं ये क्या कहेंगे उसके हिसाब से जीते, तो मैंने शायद अपना बहुत कम करा। तो वो गिल्ट ना हो प्रेफरेबली। तो जस्ट मतलब डर का कुछ है ही नहीं, आप में पढ़े लिखे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार। सो गुड। तो वो डर खत्म हो जाएगा, फिर आप प्रॉब्ली थोड़ा सा चीजें बिल्ड करते चले जाओगे। वेरी डीप इनसाइट्स भी है। और मतलब हमने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर अंकुश हैं जो कि NLP के प्रैक्टिशनर भी है और बहुत अच्छे कोच भी हैं। तो वो हिप्नोटिज्म एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, उनसे हमने बहुत अच्छी बात एक सीखी कि इंसान जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसको सिर्फ मतलब ज्यादा साउंड का और हाइट्स का, हमें सिर्फ इसी 2 चीजों का डर होता है, बाकी सारे डर हम खुद बनाते हैं या सोसाइटी हमें दे देती है। तो सोसाइटी की आपने जब बात टच करी तो वही लगता है कि यार लोग, मेरे को लगता है खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं कहीं ना कहीं और बहुत कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं, बट यही समाज का जो एक पंगा है, या फिर उनके पेरेंट्स भी ऐसे वायर्ड हैं, तो फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी आई कैन से कि ये है कि वो इसीलिए हमारे घरों से शायद ऐसे बिग शॉट्स नहीं निकल पा रहे। नहीं, मैं तो लुक जो रोगन से भी बेटर इन यू एज अ पॉडकास्टर। और वो ये ना कि बेंचमार्किंग में थैंक यू सो मच, मतलब आप
क्यों नहीं बन सकते? जो रोगन भी जो रोगन बना ना, मतलब कि Absolutely, कहीं ना कहीं से तो absolutely. चालू करा होगा ना। बिल्कुल। और वो पूरी जर्नी लंबी रही है। आज जो बन गए हम उनका एंड देखते हैं, पर वो जर्नी आप देखोगे तो वो सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। ऑल यू नीड टू हैव इज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस रखो, और उसी में आ सकता है जिसमें आपका कन्विक्शन होगा। Absolutely. अगर आप कोई चीज जस्ट बिकॉज किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फंडिंग लेने के लिए कट कॉपी पेस्ट के लिए कर रहे हो, आपको परसिस्टेंस आएगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई जितने स्टार्टअप्स खोलते हैं उसमें 90% बंद हो जाते हैं, क्योंकि यू आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो गेट इनटू समथिंग वर्चुअली। आप वो कन्विक्शन से नहीं कर रहे, और जो कन्विक्शन वाले होते हैं वो चाहे फंडिंग मिले ना मिले, दे विल स्टे इन द गेम। एब्सोल्युटली, वैसा वाला सीन। एब्सोल्युटली। तो आपकी भी इतनी बड़ी जर्नी रही है अभी तक की। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भी सोचते हैं आज आई एम नाउ आई विल टर्न 31 राइट नेक्स्ट ईयर, तो अब हमें लगता है यार काश हमें ये चीज़ें जो आज पता है वो 10-15 साल पहले पता होती तो शायद हम तो आग लगा देते हैं मार्केट में। तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलते हो, और आज अगर जो यूथ हमें देख रहा है तो उन्हें क्या आप एक ऐसा मे बी एक पीस ऑफ एडवाइस आप दे सकते हो कि जो एटलीस्ट डायरेक्शन उन्हें लाइफ में दे सके, और वो बेशक जो भी जिनको हर किसी को फाउंडर या स्टार्टअप नहीं खोलना, बट अपने मतलब अपने जो उनके गोल्स हैं उसमें वो एक्सेल कर पाए, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे रीच कर पाए। तो उसके लिए क्या आपको लगता है एक सही रूट होगा? राइट। सो ये जो यंगर सेल्फ वाला चीज है ना, ये लाइफ में हमेशा रहेगा जी। आज आपने कुछ अचीव कर लिया, एब्सोल्युटली, आप 10 साल बाद जाओगे बोलोगे अरे यार मैं उस टाइम पे ये डिसीजंस मैं चेंज कर लेता तो मैं इस अचीवमेंट से भी और ऊपर होता। बट अगर आप उसको दूसरे लेंस से देखोगे, ऑल अबाउट हाउ यू लुक, लाइक कि वो पानी आधा भरा है ग्लास में आधा खाली है। मैं बस एक ही चीज खुद से, जैसे मैं यू नो एज अ किड, और हर एक का होता है जैसे जितने भी यंग जनरेशन के, कि यू एस्पायर फॉर समथिंग, राइट? प्रोबब्ली यू माइट गेट इट, यू माइट नॉट गेट इट, बट व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीजन। सो जब भी आप डीमोटिवेट हो जाओ लाइफ में कि यार ये तो मैंने सोचा था, मैंने पूरे ऑल इन एफर्ट लगाए, बट थिंग्स डिडंट वर्क इन द वे आई वांटेड टू वर्क, राइट? मतलब जो मैं चाहता था कि इस तरह से करे वो चीजें नहीं हुई, तो आप बहुत निराश हो जाते हो। अभी तो मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू हो गया है, सोशल मीडिया पे यू सी कंपैरिजन की मेरे साथ वाला तो यहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ पहुंच गया, यू गेट डिप्रेस्ड, लोग बाग, मतलब मेंटल हेल्थ इज बिकम सच अ बिग थिंग। पहले भी था, प्रॉब्लम लोग इतना बात नहीं करते थे, बट अब बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड जो एक अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, पहले क्या था आपके बस अड़ोस पड़ोस के दोस्त, हम जब बच्चे थे 90s में क्या था, हमारी लाइफ उतनी ही थी जो हमारी कॉलोनी की हो गई या आसपास की लोकेलिटी हो गई या इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गए, या फंक्शन में किसी से मिल लिए, अरे उनका बेटा तो IIT में चला गया, उनका ये हो गया, बस इतना ही स्कोप ऑफ वक्त था। अभी सोशल मीडिया में देखते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, कोई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, कोई ये कर रहा है, कपल्स देखते हैं कि अच्छा वो तो इतना ट्रैवल करता है अब्रॉड, मेरा पति या मेरी पत्नी तो यहाँ जाती ही नहीं होता, तो देयर इज सो मच ऑफ सेंस ऑफ कंपैरिजन, राइट? सो एक मतलब मेरे साथ क्या होता है, जब मैं आई वाज डिसेंट इन स्टडीज, IIT के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग, IIT के अंदर मेरा हो भी गया था, रैंक कम आया। अब दो डिसीजन थे, या तो जस्ट गो बाय IIT एज अ ब्रांड नेम, राइट, कोई भी ब्रांच ले लो, ठीक है, बट मेरे को करना था हमेशा मैकेनिकल। आई वाज ऑलवेज यू नो आई वुड से इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकेट्रॉनिक्स, कैसे रोबोटिक्स को इंक्लूड करे, फिजिक्स मैथमेटिक्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से थे। केमिस्ट्री की वजह से ही रैंक पीछे हो गया था, थोड़ा सा रखना पड़ता था। अभी आपको ना इतनी जोर की गले लगाने का मन कर रहा है, बिकॉज मेरा और सौरभ की जर्नी भी ऐसी है, और पता नहीं आपने अभी मे बी बिकॉज कल शिवरात्रि के दिन पे आप पूरे रात जगे, तो आपकी टेलीपैथी चल रही है, रुद्र अभिषेक कर करके मेरे को सवाल ही नहीं पूछने पड़ रहे। मैं मेंटल हेल्थ भी आ रहा था, और जिस चीज पे मैं सोच रहा हूँ वो चीज पहले ही पिक कर रही। तो बट सीन क्या हुआ, मेरे IIT में रैंक पीछे आई, कन्वेंशनल तरीके से सब घर वालों ने एडवाइस दिया, वो भाई IIT का ब्रांड नेम इज गुड इनफ, बट 4 साल में वो पढ़ूं जो मेरे को पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, रिजर्विस्ट 4 साल में वो पढ़ूं, एक मतलब NIT भी कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल NIT जयपुर का वो था, पर उस टाइम मैं खुद में, क्योंकि सारे दोस्त IIT में गए, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे टॉप 100 में 8-10 बच्चे तो मेरी क्लास के थे। अच्छा। तो सारे ही मतलब होता था ना कि मतलब साइंस में शायद 15, 20, 25, 30 लोग IIT में निकल रहे हैं, उस तरह से सीन था, राइट? तो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन है अपने उस लिमिटेड सर्कल में, यार वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो मैं पीछे ना छूट जाऊं कहीं, मैं लेफ्ट आउट ना रह जाऊं। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं IIT में चला जाता, शायद प्रॉब्लम मैं NIT जयपुर नहीं पिक करता उस टाइम पे, लाइफ में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता, क्योंकि उस टाइम में सोचा वो अचीव कर लिया, शायद मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, शायद मैं सोसाइटल चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं होता, कंफर्टेबल हो जाता, तो शायद वो मेरी जर्नी एज एन एवोल्यूशन नहीं होती, शायद मैं कोई जॉब पकड़ लेता, और मैं जो मेरे साथ के दोस्त है भी जो दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, राइट, बट वो मेरे को फोन करके बोलते हैं यार भाई हमें भी स्टार्टअप खोलना यार, गाइड करिए कर वो कर, तो वो मैं शायद उनकी जगह पे होता। तो हमेशा व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीजन, और इसलिए जो बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है,
वो आज नहीं, आज के 10 साल बाद आपको समझ में आएगा कि जो एक एक चीज आपके लाइफ में इंसिडेंसेस हुई है, जो उस टाइम पे आपको लग रही थी कि बहुत खराब हुई है, वो एवरीथिंग विल मेक सेंस. तो दैट इज द एडवाइस दैट आई विल गिव टू ऑल द यंगर जनरेशन कि जस्ट मतलब जो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो. That's a very good saying because things are not in your control. Again, you can just control your thing. आप एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट. और उस टाइम भी आईआईटी में क्या होता कि मैं ठीक था, कॉन्फिडेंट था, पढ़ाई वाला सही होता, बट स्ट्रेस ले लिया. पेपर देते वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं आधा पौना घंटा तो पेपर ही नहीं दे पाया, वॉमिटिंग हो रही है, सब मतलब होता है ना कि दिमाग में पूरा आपको स्ट्रेस हो रहा है. तो उस टाइम पे मैं इतना डीमोरलाइज हो गया पेपर देते वक्त ही कि मेरा आधा घंटा मिस हो गया. अब अगेन एज अ किड्स ये प्रॉब्लम नॉर्मल है. वो आधा घंटा जो मिस हो गया, वी विल ऑलवेज क्रिप अबाउट दैट. Absolutely. जो हमारे से छूट गया हम वो क्रिप करेंगे, पर जो सामने है वो नहीं देखेंगे. मैं उस टाइम पे भी अगर वो अपने आप को कंट्रोल करता, अपना काम को कंट्रोल करता और लूजन अप नहीं करता अपना पूरा मेंटल हेल्थ को, और मैं अब बचे हुए टाइम पे फोकस करता, तो मैं और अच्छी रैंक ला सकता था. बिल्कुल. बट अगेन जो होना था वो होना इसलिए था कि मेरी रैंक पीछे है, मैं आईआईटी जयपुर ये लूं. बिल्कुल. सो एवरीथिंग हैपेंड इन दैट एरिया. मतलब सो यंगर सेल्फ जो होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. राइट. अगर आज की तारीख में आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट कि ठीक है, कुछ ना कुछ कारण होगा, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ. 10 साल बाद जब पीछे देखोगे सब सेंस बनाएगा. अमेजिंग यार, अमेजिंग. मतलब दिल खुश हो गया मेरा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, बिकॉज एक तो बहुत रिलेटेबल आपकी जर्नी और इंस्पायरिंग भी है, एंड आई एम श्योर 200% बहुत वैल्यू ऐड होने वाली है अगर कोई इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुन ले तो. नॉर्मली है मतलब, तो जस्ट शेयरिंग व्हाटएवर आई हैव लर्न. मतलब अदरवाइज तो बुक तो मैं इतना पढ़ता नहीं हो, तो बुक की नॉलेज क्या वो रिलेटेबल लगती भी नहीं, क्योंकि जिसने जब लिखी बुक उसका क्या माइंडसेट था, उसने अपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, उस टाइम एनवायरनमेंट क्या था, आप जो पढ़ रहे हो, मतलब इट बिकम्स वेरी अगेन इट्स लाइक स्टार्टअप. फिर वो आप कट कॉपी पेस्ट करके लाइफ में लगा रहे हो बहुत सारी चीजें. और ये आई बिलीव इतने सारे टॉप कॉलेजेस हैं, जनरली लोग बाहर अब्रॉड जाने के लिए ज़्यादा वाइड रहते हैं, और बहुत सारी किताबें भी हैं जो कि प्रॉमिस करती हैं कि ये आपने पढ़ ली तो आपका इतना अच्छा कंपनी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. बट किताबें पढ़ के अगर कुछ बन रहा होता तो सारी, मेरे को लगता है आज वो 1% जो बिग शॉट्स है वो परसेंटेज बहुत हाई होती. तो वो मेरे को लगता है कोई ब्लूप्रिंट एसेट्स तो है नहीं, एसेट्स कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, पर कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहना चाहिए. वो आप सीख अपने बाहर निकलोगे. आप मतलब जो कहते हैं ना, मेरे पास काफी लोग आते हैं कि हम लोग क्या स्टार्टअप पे काम करें, क्या आइडिया होना चाहिए, सब चीजें. वो तो सिंपल एक चीज है, अपने घर से बाहर निकलो, आधा किलोमीटर पैदल चलो. वो 1 किलोमीटर पैदल चलने में आपको 10 प्रॉब्लम दिख जाएगी, और आप सीख एक गार्ड से भी सकते हो, और सीख आप एक सफाई वाले से भी सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज कि आपकी आंख, कान, नाक, गला खुला रहना चाहिए. आप ऑब्जर्व करते रहो और हर चीज को अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करो. डोंट पुट इट इनटू अ शेल. देन प्रॉब्ली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स ओनली, एंड फिर सीखते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ. अमेजिंग यार. व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? एंड बीइंग अ मैन, एक प्रेशर बहुत होता है कि क्योंकि आदमी औकात जो है वो उसके पैसे से या उसके बैंक अकाउंट से देखी जाती है. तो और बीच में आपने मेंटल हेल्थ को भी टच किया, तो किस तरीके से वो सब आपने बैलेंस किया, और वो क्या एक बीइंग अ मैन वाला एक प्रेशर था आपके ऊपर भी, और व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? देखो, पहली बात तो कोई अगर जिंदगी में सोच रहा है कि भाई मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, राइट, एंड मैं यहाँ पर हूँ, इट कैन बी मुकेश अंबानी और एनीवन एल्स और एलॉन मस्क, राइट, तो बहुत गलत सोच है. सिंपल है कि अभी भी आप नॉट इवन 0.001% हो जो आप जिंदगी में कर सकते हो, लोगों के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए. ट्रू. तो फॉर मी एज वेल इट्स अ जर्नी, एंड मैं तो उस जर्नी में बहुत पीछे हूँ. मतलब आई थिंक आई लुक अप टू माई फैमिली, लुक अप टू माई फ्रेंड्स. मेरे फैमिली में इतने क्रेजी एग्जाम्पल रहे. माई फादर वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट CAs ऑफ इंडिया. मॉम ने शादी के बाद 10 डिग्रियाँ ली, सब में गोल्ड मेडलिस्ट, PhD करा, एंड दैट टू वाइल रेजिंग मेरे को और मेरी बहन को. सो आप देखोगे ना, आसपास बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरीज है, तो हर स्टोरी इज इम्पॉर्टेंट. राइट. आज एक कोई स्ट्रगल स्टोरी है, जो बंदा एक सिंगल कमरे में अगर 15 लोग रह रहे हैं से लेके अगर उसने अपना 2 कमरे में भी शिफ्ट हुआ है, दैट्स ऑल्सो सक्सेस, राइट. वो कहीं ना कहीं अपने करंट सिचुएशन से इवॉल्व हुआ, और उसने हार नहीं मानी. उसने हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं करा, और वो कहीं डरा नहीं कि क्या होगा, कि क्योंकि उनके लिए तो रिस्क बहुत ज्यादा है ना. मतलब सिंगल अर्नर है अगर कोई फैमिली का, तो वो भी एक तरह से सक्सेस ही है. तो सक्सेस इज ऑल अबाउट आई थिंक कंटेंटमेंट, कि आप खुश रहने चाहिए. आपने
चाहते हुए किसी का बुरा नहीं करा, आपने कॉन्शियसली किसी का बुरा नहीं करा, आपने एक अच्छे भाव के साथ जिंदगी जी। आपकी जिंदगी में जो लोग टकराते चले गए, आपने कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी और बाकी लोगों से आप सीखते चले गए, कुछ कंट्रीब्यूट करते चले गए, तो वो ट्रांजिशन चलता रहा। आप सीख रहे हो, दे रहे हो, सीख रहे हो, दे रहे हो, सीख रहे हो, दे रहे हो। तो वो आई थिंक एक जिंदगी है जिसमें आप लोगों की जिंदगी में कुछ इम्पैक्ट डालते हो। मेरे लिए भी सेम सक्सेस डिफाइन होता है कि अगर मरे तो यार लोग कुछ याद रखें कि यार कुछ आके हमारी जिंदगी में, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, कि जिंदगी में कुछ ना कुछ हमारी भी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करके गए। तो अगर आपने वो कर लिया तो सक्सेसफुल हो यार। मतलब इससे ज्यादा तो फिर पैसे तो खाओगे नहीं। बिल्कुल, लाइक मेरे को समझ में आता है कि हाउ मच मनी इज एनफ मनी। लाइक आपकी नीड्स बढ़ती चली जाएंगी, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता चला जाएगा, सो यू विल ऑलवेज बी इन अ रन और अ चेज, राइट? तो मटेरियलिस्टिक चीजों पे तो सक्सेस तोलना इज आई थिंक probably is not a good idea. Unfortunately काफी लोग बहुत लूजली इस तरह से करते हैं, यू नो, पूरे सोसाइटी के अंदर इस तरह से देखते हैं। बट इन सब के बीच में भी वो कहते हैं ना, कमल कीचड़ में उगता है। तो इन सब के बीच में भी अपनी सैनिटी बनाए रखते और अपना कॉन्शियस क्लियर रखो और अपना जिंदगी जीते चले जाओ, लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डालते चले जाओ। तो आई थिंक इट्स अ गुड पैरामीटर फॉर सक्सेस। सक्सेस इट्स अ वेरी ओवरहाइप्ड वर्ड। ट्रू। अगर आप खुश हो जिंदगी में, आप रोज पीसफुल सो रहे हो, बिल्कुल, अपने लाइफ में, अपने फ्रेंड्स में, जैसे एक और 2 चीजें थी हम लोग हमारे दोस्तों में ना डिस्कस करते थे। एक तो हर इंसान की ना 3 पर्सनालिटी होती है जो हमें लगता है। एक होता है P1, ये हम लोगों ने लूजली यूज कर रखा है, P1, P2, P3। नाउ P1 इज समवन जो आपका कोर पर्सनालिटी है, जो आप एक्चुअल में हो, जब आप शायद अकेले हो, जब आप प्रॉब्ली किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जो आप एक्चुअल में हो, उसमें आपके दिमाग में सब तरह के थॉट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, एंड यू डोंट हैव टू प्रिटेंड। वो P1 हो गया। P2 इज जो आप चाहते हो कि दुनिया आपके बारे में सोचे, द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस, द वे यू नो बिहेव, वो आपका P2 डिफाइन करने के लिए कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे चलूंगा तो लोग मेरे परसेप्शन बनाए। जो आप परसेप्शन मार्केट में क्रिएट करना चाहते हो, उसके हिसाब से अपना P2 बनाते हो। और P3 वो है जो परसेप्शन आपका एक्चुअली में क्रिएट हो रहा है। नाउ इफ मेरा P1 है लेट्स से X और मेरा P2 मैं बिल्कुल ही डिफरेंट लेके चल रहा हूँ लेट्स से Y, तो P3 जो मेरा P3 वर्जन है, जो आप मेरे को समझ रहे हो, उसमें शायद X का कंट्रीब्यूशन 50 हो गया, Y का 50 हो गया, तो आपका मेरा P3 अलग बन गया कि आपके लिए मैं कुछ अलग हूँ। एब्सोल्युटली। किसी और के सामने मैंने X 30 दिखाया, Y 70 दिखाया, तो उनके लिए मेरा P3 वर्जन अलग बन गया। तो हमेशा मेरे को याद रखना पड़ेगा कि यार मैं इसके सामने तो ऐसा था, मैं इसके सामने ऐसा था, तो मैनेज करना पड़ेगा। इट्स टू मच ऑफ एफर्ट ऑफ लिविंग लाइफ बिकम्स टू हाई एंड एफर्ट ऑफ लिविंग लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली लो जब अपना P1 और P2 आप सेम ही रख के चलो, मतलब क्लोज टू सिमिलैरिटी। आप एग्जैक्ट तो पता नहीं, इट्स लाइक एन आइडियल की सिचुएशन, बट आप देखोगे कि लेट्स से अगर आप हम जो देखते हैं बाबा लोग हो गए, अघोरी हैं, जो वो हैं वैसे ही वो रहते हैं, लोग भी उनके बारे में वही परसेप्शन बना रहे हैं। तो इनको ना कुछ मैनेज करना, ना कुछ याद रखना, एफर्ट ऑफ लिविंग लाइफ इज चिल, और उसमें कोई उनका लोड नहीं है, चाहे वो एक रोटी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तब भी वो जिंदगी में कंटेंटेड है, खुश है। Amazing, तो वो एक चीज मेरे को लगता है कि प्रॉब्ली हम जितना P1 P2 का गैप को हम 0 की तरफ टेंड कराएं, तो इट्स ऑलवेज बिकम ईजियर फॉर लिविंग अ लाइफ। और दूसरा मेरे को हमेशा एक और चीज ये लगती है कि मतलब ये 3 Idiots वगैरह ने भी बोल दिया, सब कर दिया कि सक्सेस के पीछे मत भागो, ये सब मत करो, वो मत करो, बट घूम फिर के ना हमेशा कंटेंटमेंट लाइफ में रहना चाहिए। और वो कंटेंटमेंट का अगेन हम दोस्त लोग ना बैठ के ऐसे टॉपिक उठा लेते हैं। P1 P2 P3 तो बहुत एक्चुअली में बहुत एक सॉलिड कॉन्सेप्ट है जो आपने एक्सप्लेन किया वेरी ब्यूटीफुली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स। हाँ, कंटेंटमेंट का हम लोगों ने एक दिन ऐसे डिस्कस करते हैं कि लाइफ में ना ऐसा कंटेंटमेंट कैसे आता है। कंटेंटमेंट मतलब खुशी हो गई इन अ लूज वर्ड। खुशी है, आप लाइफ में खुश कैसे, यू आर एट पीस, यू आर एट पीस, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, राइट। वो क्या चीजें ड्राइव करती है। तो पहली चीज निकल कर आई कि अगर आज मैं सुबह उठा, मैंने सोचा है मेरे को 5 चीजें करनी, वो 5 चीजें हो गई तो मैं खुश होऊंगा, जो सोचा वो हो गया, राइट। तो एक वो पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ करूंगा, चाहे वो वॉक कर रहा हूँ, चाहे जिम कर रहा हूँ, चाहे स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो आई फील हैप्पी। जो एक वो एक हैप्पीनेस वाला जो एक इमिट होगा दिमाग में। तीसरा, जब फैमिली के लिए कुछ करूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे XYZ, चाहे उसकी फैमिली से अच्छे टर्म्स हो ना हो, चाहे वो गिल्ट में कर रहा हो, चाहे वो एक इन अ वे कि मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं मतलब उस भाव से कर रहा हूँ कि मैं इन पे एहसान कर रहा हूँ, किसी भी तरह से कर रहा हूँ, राइट, ही विल बी फीलिंग हैप्पी। चौथा, जब आप अपने लव्ड वंस के साथ, मतलब चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके पार्टनर हो गए, आप जो नॉन फैमिली के पार्ट है, आप उनके साथ whatever time you will spend with them, you will feel happy. So if possible, in your daily schedule, if you can
include all of these 4 things, not in the exact right proportion कि 25% नहीं, किसी भी proportion वीकेंड पे फ्रेंड्स वाला अब कम हो गया, ज्यादा हो गया, टू डू लिस्ट कम हो गई, डेली अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, ट्राई टू अचीव इट एज मच एज यू कैन. मतलब शुरुआत करो छोटी टू डू लिस्ट से, राइट, कि मतलब छोटी टू डू लिस्ट बनाओ, अचीव कर लोगे 2 ही टास्क लिखो, मतलब कि आज मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और अपना बेड बनाऊंगा, बस इतना ही लिख लो, राइट. तो वो भी हो जाएगा. तो आप लिख लोगे तो यू विल फील हैप्पी. तो टू डू लिस्ट बनाओ. एक अपना हेल्थ विच कैन बी इंक्लूडिंग लाइक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो आप उसके लिए कुछ काम करो. अपने फ्रेंड्स और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम एंजॉय करो और अपनी फैमिली से टाइम एंजॉय करो. ये चारों चीज अगर अपनी लाइफ में आप डेली कोशिश कर रहे हो इंक्लूड करने की, ये मत छोड़ो कि फैमिली और फ्रेंड्स तो वीकेंड पे करेंगे, वीकेंड से पहले मर गए तो क्या, राइट, बिल्कुल चीज है ना. तो चारों चीज इंकॉर्पोरेट कर लोगे डेली इन व्हाटएवर प्रोपोर्शन यू कैन डू, तो यू विल फील हैप्पी. तो दैट इज अगेन वन थिंग जो कंटेंटमेंट वाला चीज से निकल कर आएगी. वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. बाकी भैया एक P1 P2 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितना क्लोज रख पाएंगे रियल सेल्फ के करीब खुद को, बिकॉज मेरे को लगता है डिप्लोमेसी तो रिश्तों में भी लगती है आपके, और आपको बहुत सारा ड्रामा करना पड़ता है अपना एक पर्सोना क्रिएट करने के लिए. वो दैट आई एम सो पॉलिश्ड एंड आई एम सो वाइज, बट अंदर से तो हम एक बच्चे ही होते हैं. राइट. तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में मतलब किस तरीके से आपने खुद को पॉलिश किया, या आपने वो इमेज कैसे क्रिएट करी अपनी, मतलब आपको भी डिप्लोमेसी रखनी पड़ी, या आपने बिल्कुल ब्लंटली इस चीज को आगे परस्यू किया? जहां तक मैं ट्राई कर सकता मैं ब्लंटली रहा हूँ. ओके. P1 P2 हमेशा एग्जैक्ट 0 का गैप हो उनके बीच में बहुत मुश्किल है. जो अचीव कर लेते हैं वो तो फिर मतलब मैं आई लुक अप टू देम एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू आल्सो डू इन माय लाइफ. राइट. बट P1 P2 में एक चीज है कि जब P2 आपका है, आपको डिप्लोमेसी रख भी रहे हो, तो डीप इनसाइड यू शुड नो कि आपका P1 क्या है. P2 में आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपको P2 की वजह से एक वर्चुअल लेयर बन गई और आप उस वर्चुअल लेयर में खुश हो, तो अपना P1 भूलते जा रहे हो. तो वो प्रॉब्लम, लूजिंग योर रियल सेल्फ. अपने खुद को रियल सेल्फ को ध्यान रखो. पता होना चाहिए कि भाई मैं ये हूँ, भले से मैं डिप्लोमेसी में कुछ कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये है. जब तक वो अपने सच्चाई से आप जुड़े रहोगे ना, इवन इफ P1 P2 को कहीं किसी सिचुएशन में आपको गैप बनाना पड़ भी रहा है, तो वो आपका मतलब फिर भी थोड़ा बहुत मैनेजेबल है. आइडियल केस तो बेस्ट है, पर वो हो ना हो नहीं हो, बट एटलीस्ट इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग तो एटलीस्ट इतना हो कि P1 से हमेशा वाकिफ रहो और उसको भूलो मत. P2 के अंदर ही फिर भूल वही तो जाता है फिर लोग बाग. दैट्स व्हाई यू डोंट कनेक्ट टू लॉट ऑफ पीपल, राइट, बिकॉज अपने P2 में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप मतलब हमेशा आपको प्लास्टिक वाला ही फील आएगा, मतलब कभी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होगा. ट्रू. अमेजिंग भैया. एंड भैया मतलब बिकॉज बीइंग अ साधक एंड एस्ट्रोलॉजर माई सेल्फ, एक तो बहुत आपके ऑरा में से एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है. तो हाउ डू यू कीप सैनिटी, बिकॉज आई बिलीव आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी मेरे को लग रहे हो, और क्या ऐसा सही में है या मेरे को सिर्फ लग रहा है, और किस तरीके से मतलब इफ यू आर स्पिरिचुअल आर यू? सो हाँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी इज आई थिंक अ वे ऑफ लिविंग लाइफ. हाँ, राइट. तो मतलब वो मंदिर जाना, घंटी बजाना, इररिस्पेक्टिव आप जो रिलीजन को मार रहे हो या जो आप कल्ट में हो या किसी का भी पार्ट हो, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ. ट्रू. एंड ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग कि आपको एक गुरु का, यूजुअली अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो सर्टेन पीपल, वो एक गुरु आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, पर जर्नी आपकी खुद की है. एब्सोल्युटली. तो वो डायरेक्शन अगर आपको किसी गुरु से मिल रही है तो इट्स अ फॉर्चुनेट इवेंट फॉर यू एज वेल. बट अगर नहीं भी मिल रही तब भी मतलब कोई तो सबसे पहले एक गुरु खुद बने होंगे. बिल्कुल. वो उन्होंने खुद ही का खुद कनेक्ट करते जाए. तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट पाथ, बट दैट्स अ पाथ वर्थ ट्रैवलिंग, जो मेरे को लगता है कि सबको ट्रैवल करना चाहिए. बिकॉज घूम फिर के है तो बस ये शरीर ही तो बिल्कुल, है. बिल्कुल. आज आपकी जो मेरे को लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, पता नहीं, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, कि एक आपकी सोल की टनल जर्नी चल रही है. राइट. वो सोल प्रॉब्ली बॉडीज बदलते जा रहा है, और एक टाइम पे वो जर्नी खत्म हो जाएगी. सोल जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष हो गया. अब जब तक आपका सोल इस बॉडी में है, जो भी है वो अंदर ही है. राइट. तो हम बाहर सब देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बाहर से देख के, ढूंढ के, सीख के वो अंदर की जर्नी को ट्रेवल करने के लिए यूज करेंगे. तो हमेशा कहीं ना कहीं इवॉल्व होते चले जाएंगे. बिल्कुल. और वो एवोल्यूशन का जो रश है, एड्रेनलिन रश है, या जो आपका किक है, वो लाइफ में कोई और चीज मेरे को तो पर्सनली नहीं देती. आई तो लव एंजॉयिंग ट्रैवलिंग एज मच एज आई कैन विद इन माई सेल्फ. की मतलब, और उसके लिए जरूरी नहीं है सर. मैंने देखा, मैं एक बहुत अच्छे जने से मिला था जी, ट्रैवल करते वक्त. आई डोंट इवन रिमेंबर हिज नेम. ओके. हम पहाड़ों पे चढ़ रहे थे. एक कोई भले मानुष थे, इंडियन ही थे, बट प्रॉब्ली वर्ल्ड ट्रैवल कर रखा होगा. वो भी कोइंसिडेंटली कंसल्टिंग में थे. अच्छा.
तो पूरे मल्टीपल बिजनेसेस को कंसल्ट करा है, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, वो तो हम शुरुआत तो कनेक्ट वैसे ही हुए, पता नहीं आई वाज ट्रैवलिंग विद माय कंसल्टिंग फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिप पे थे तो उनका मतलब ऐसी बात चलते थे ना, बोले अरे आई वाज आल्सो इन कंसल्टिंग, ये राइट प्योर इंग्लिश में बात कर रहे और फुल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है पूरा, वो बिल्कुल जो होता है ना कि वो क्या बोलते हैं वो जो जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, मतलब वो समझ गया, मैं वर्ड बोल रहा हूं, सन्यासी वाले जोन में आप आ गए हो। राइट। तो बात होते होते फिर पता नहीं बात आई कहीं से मेडिटेशन के ऊपर, क्या चीज, तो बोले यार मेडिटेशन है क्या। तो अब हम लोग तो यार लिमिटेड ही नॉलेज थी उस टाइम, ट्राई कर रहे थे, इसलिए सर थोड़ा बैठो, ध्यान लगाओ, ये सब करो, अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करो, जो लोग बोलते हैं यहाँ पे चक्र है वो सब चीजों पे करो, वो सब चीज जो हम हमेशा से सुनते आए, देखते आए और जो समझते आए। राइट। उन्होंने बोला मेरे एक अलग पीओवी है इसके अंदर, बोला क्या सर आप बताएं। बोले मेरे को लगता है ना मेडिटेशन इज नॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस, ये सब एक रास्ता है मेडिटेशन की जर्नी पर। मेडिटेशन इज प्रॉब्ली अ जोन इन विच यू लूज सेंस ऑफ टाइम। राइट, हम बात कर रहे हैं इफ वी लूज सेंस ऑफ टाइम राइट नाउ, क्या 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वी आर इन अ मेडिटेटिव जोन। एब्सोल्युटली। इफ यू एंजॉय लिसनिंग टू अ म्यूजिक, आप वो म्यूजिक सुन रहे हो, आपको टाइम का पता नहीं चला, चाहे वो आपके काम में, चाहे वो एनीथिंग दैट यू लव एंजॉयिंग इन डूइंग, तो आप उस जोन में जाते हो। और लोगों को पता भी नहीं है, अननोइंगली वो जाते हैं। कितनी बार बोलते हैं कि यार ये तो पता नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, कुछ मूवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो उनका यही पीओवी था कि चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, हर रोज अपनी जिंदगी में वो मेडिटेटिव जोन में जाते हैं मल्टीपल टाइम्स और बार निकलते हैं, जाते हैं निकलते हैं डेली। पर जब आप इसको कॉन्शियसली इसको एनालाइज करना चालू कर देते हो, तब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे और थोड़ा एवोल्यूशन पे चल जाते हो। जब आप कंट्रोल कर पा रहे हो, तो कंट्रोल कर पा रहे हो कि पहाड़ पे, गुप्त जगह पे, गुफा के अंदर बैठ के ध्यान लगा रहे हो, तो बहुत सिंपल है। पर अगर मच्छी बाजार में हजारों की भीड़ में भी आपका माइंड पीस पे है, तो आप वो कॉन्शियसली कंट्रोल कर पा रहे हो, देन आप थोड़े से साधक वाले जोन में आ गए। बट अदरवाइज मेडिटेशन का वो परसेप्शन ही बदल गया पूरी जिंदगी में ना, मतलब लाइक हर रोज हम लोग जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स जा रहे हैं, आ रहे इन आउट हो रहा है। तो आई बिलीव आप कुछ प्रैक्टिस करते हो या आपको सैनिटी कैसे रहता है? बिकॉज लोगों को लगता है कि ना, मैं ये आपसे ही क्यों पूछ रहा हूँ सवाल, बाकी मैंने किसी से नहीं पूछा इस पॉडकास्ट में, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर जब उसको करोड़ों की फंडिंग मिल रही होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एंड लोगों को लगता है कि चलो एक बार तो हम कुछ बिल्ड कर लेंगे, बट लोगों को लगता है चल जेबें भरी है, ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आपने 100 करोड़ कमाया तो रिस्क भी तो 100 करोड़ गंवाने का है। Exactly. तो लोग तो भैया लिटरली 5-5 लाख के कर्जे के लिए भी सुसाइड कर रहे हैं। राइट। तो वो उस चीज़ को मैनेज करना, बिकॉज आई ऑल्सो एस्पायर टू बिकम अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, जो भी बनते हैं, नियति जहाँ तक लेके जाती है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज आप उस ऑलरेडी स्टेज पे हो, तो यू आर अ राइट कैंडिडेट टू आस्क दिस क्वेश्चन, किस तरीके से वो डर, फियर मैनेज होता है और वो सैनिटी कैसे रहती है? एक ही फंडा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। क्लीशे लगे, बट फैक्ट है बॉस, मतलब कि जब आए थे आप, आपके तन पे कपड़ा भी नहीं था, वो तो ठीक। जब जाओगे प्रॉब्ली तो आप कुछ लेके भी नहीं जाओगे। ये सब जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहते हैं, राइट। हमारे दिमाग में अगेन ये सब मेरे ही पर्सपेक्टिव है, पता नहीं, आई कैन बी रॉन्ग एंड आई वुड एक्चुअली अप्रिशिएट इफ यू विल करेक्ट मी, अपना पर्सपेक्टिव आप शेयर करिएगा। बट ऐसे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो हम हर सेकंड ना ब्रह्मा विष्णु महेश को जी रहे हैं। बिल्कुल। ब्रह्मा हम बोल रहे ओरिजिन, विष्णु इज मॉडरेटर, शिवा इज डिस्ट्रॉयर, राइट। सो नाउ अब आपका कोई भी थॉट आपके दिमाग में आया, ये वाला थॉट भी कि आई हैव अ रिस्क, ये लूज हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक वो थॉट आया, आपने उस थॉट को जिया और फिर वो थॉट खत्म हो गया। वो शायद किसी थॉट की जीने की जर्नी बहुत लंबी होगी, किसी की बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, पर हर थॉट को कहीं ना कहीं खत्म होना ही है। बिल्कुल, वो फॉर श्योर गारंटेड है। और थॉट कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होगा, पहला तो कोई पिछले पास्ट लाइफ का तो कोई थॉट लेकर आया नहीं हो, राइट। सो घूम फिर के मतलब जहां तक है कि डेली में भी जब आप अपनी लाइफ को इस ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट से अगर आप अलाइन कर लो, राइट, तो लाइफ बिकम्स मच इजियर इन अ वे। आप सुबह उठे, इट्स लाइक एन ओरिजिन, आपकी एक नई जर्नी, नई दुनिया, नई जिंदगी। बिकॉज़ स्लीप इज हाफ डेथ, स्लीप इज हाफ डेथ, स्लीप इज हाफ डेथ। और ये मतलब ऑब्वियसली इट्स इजी सेड दैट डन, बट और आप ट्राई यही कर सकते हो ना कि मतलब जितना उसकी तरफ चलते जाओगे वैसे ही आपकी सैनिटी मेंटेन होने चालू हो जाएगी। आप रोज उठे, एक ब्रह्मा वाला आप जोन में आए, दिन भर आपने कुछ मॉडरेट करा, अपना कुछ काम करा,
कुछ फार फेच सोच के कि मेरे को लाइफ में ये काम मेरे को शायद 5 साल में कुछ ला के देगा, कुछ काम मेरे को आपको इमीडिएट उसका ग्रेटिफिकेशन होगा कि मेरे को इमीडिएटली इसके रिजल्ट्स मिल गए, ये सब हो गया। और जब आप सोए तो कंसिडर इट एज शिवा, डिस्ट्रॉय, वो दिन खत्म, नया दिन, नई शुरुआत। एब्सोल्युटली। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है सैनिटी मेंटेन नहीं होने के लिए, जो अगेन माय पर्सपेक्टिव, आई कैन बी रॉन्ग इन अ वे, कि आप कंप्यूटर को ना शट डाउन नहीं कर रहे, आप डेली स्लीप मोड पे डाल दे रहे हो, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर धीरे धीरे पाइल अप होते हैंग होना चालू हो ही जाएगा। जब आप डेली कंप्यूटर खोला, ऑन करा, पूरा अपना जो भी काम करा, लैपटॉप को शट डाउन करोगे ना, वैसे अपने बॉडी के सिस्टम को शट डाउन करो, और वो शट डाउन करने में और सैनिटी मेंटेन करने में जो चीज आपको हेल्प करे, इट कैन बी जिम, वॉक, चिलिंग विद फ्रेंड्स, स्विमिंग, मेडिटेशन, गोइंग टू टेम्पल और व्हाटएवर, राइट? यू माइट हैव योर ओन वे ऑफ अचीविंग इट, राइट, बट जस्ट डू इट। और सारे तरीके सही हैं, और सारे तरीके स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को अलग करके देखें हम, रिलीजन भी क्या है, इट्स अ वे, इट्स अ पाथ प्रॉब्ली, जिसको अगर आप ढंग से फॉलो करोगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, वो घूम फिर के आपको अपने अंदर कनेक्ट करने के लिए रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो इट्स अ पार्ट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, राइट? सो मतलब आप चाहे जिसमें भी बिलीव करते हो, अगर आपको लगता है कि मैं सुबह जो रूटीन का हम लोग जो बात करते थे, जो बड़े लोग हमेशा बोलते थे कि रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, उसका पर्पस वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले कि वो रूटीन रहेगा। आपका रूटीन है शाम को मंदिर जाने का, तो इररिस्पेक्टिव कुछ भी अप्स एंड डाउन्स, अगर आप शाम को मंदिर जा रहे हो तो आप अपनी सैनिटी को मेंटेन कर रहे हो, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया आपने कि जो भी अप्स एंड डाउन्स है, घूम फिर के आज रात को जब मैं सोऊंगा, दिन खत्म, कल नई शुरुआत। तो रूटीन, सब चीज कपल्ड है, एवरीथिंग इज ऑल साइंटिफिक, इट्स जस्ट दैट वी डोंट प्रॉब्ली परसीव इट फ्रॉम दैट एंगल एंड जस्ट गेट सो लॉस्ट इन द एंटायर इकोसिस्टम की इतना सब क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लटर ऑफ सोशल मीडिया, क्लटर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि हम उसी में घूमते फिरते चले जाते हैं, और फिर वो P1 तो दूर रह जाता है, P2 में रहते हैं, और फिर उसके बाद ही P1 के अंदर जो जर्नी करनी है वो तो फिर बहुत ही दूर हो जाती है, फिर वो वाला सीन है। ट्रू। मेरे सवाल खत्म हो गए, क्योंकि आपने मेरे को लगता है इससे बेस्ट अभी तक तो मेरे को पॉडकास्ट कोई नहीं मिला, बिकॉज हम हर बार ही बोलते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, बट आई बिलीव बहुत, ये तो सुपर बेस्ट है, बिकॉज आपने इतना ब्यूटीफुली और इतने लेमन लैंग्वेज में आपके खुद के, आपके दोस्तों के बनाए हुए जो भी एक कॉन्सेप्ट हैं और आपकी जो जर्नी रही है, सब आ गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। और बताओ भाई कैसे हो? और तो बढ़िया चल रहा है यार, आप बताओ क्या चल रहा है? अमेजिंग भाई। तो मतलब लाइफ बहुत सिंपल है यार, लोगों ने जबरदस्ती ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस डाल दिए। मैं इसी चीज पे आने वाला था भाई, आप कुछ तो करें, आपने कुछ तो किया है। रुद्राभिषेक आपको ऐसा लगा है क्या किया एकदम, मतलब आप मन पढ़ रहे हो, आई डोंट नो। और एक्चुअली में ऐसा होता है, एक ये पीक परफॉर्मेंस स्टेज भी होती है, और एक आप मिरर भी करते हो, कुछ कनेक्टिविटी ऐसी बैठती है कि वो टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। सारा वाइब्रेशंस और साउंड और ये सब का है ना, मतलब जो ओम की फ्रीक्वेंसी हम बात करते हैं, सब करते हैं, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन एंड ऑरा कनेक्ट करता है। 100% बिलीव इन दिस, 200%। बिकॉज मैं आपसे एग्जैक्टली पूछने वाला था, मतलब बोलने वाला था कि यार लाइफ कितनी आसान है, बट लोगों ने मुश्किल बना रखी है, तो आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? एंड यू सेड दैट लाइन, मुश्किल बनाने के रीजन भी यही हो गए ना कि अब जैसे एग्जांपल, जैसे एकादशी, आई डोंट नो, आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली हिंदू ट्रेडिशन में आता है। अब देखा जाए तो शिवरात्रि, एकादशी, सबके ऑल दे हैव वेरी साइंटिफिक रीजंस। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 2018 में ही शायद मोस्ट लाइकली 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही इवॉल्व करा था उन्होंने कैंसर के लिए ऊपर ना, इम्यूनोथेरेपी के ऊपर एक कुछ वो उन्होंने प्रपोज किया था। जैसे पहले कैंसर का रेडियोथेरेपी आया, फिर कीमो आया, फिर इम्यूनोथेरेपी, और लोग अब वेस्ट में, जबकि ये सब इंडिया के यूजुअली ओरिजिन यहाँ से हुआ, पीपल आर वर्किंग ऑन बूस्टिंग देयर इम्यूनिटी टू अ लेवल दैट आपकी बॉडी ही खुद खराब सेल्स को कट करते चले जाए, उनको कभी कैंसर से ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने ही ना दे। राइट। अब वो करोगे कैसे? उन्होंने प्रपोज करा पूरा रिसर्च करके कि आप महीने में 2 दिन फास्टिंग पे जाओ, प्योर फास्टिंग। आपका इट्स लाइक जैसे गाड़ी आप रोज रगड़ रहे हो अपनी गाड़ी को, कभी शांत भी रखना पड़ेगा, सर्विस पे कराना पड़ेगा, इट्स लाइक सर्विसिंग योर बॉडी। आपने बॉडी का खाना पीना रोका, तो आपकी बॉडी जो एक मेजॉरिटी टाइम जो स्पेंड करती है डाइजेशन के अंदर, वो टाइम आपका बचा, तो बॉडी के पास टाइम बचा, फ्री टाइम, उसमें क्या करेगी? कंस्ट्रक्टिव तरीके से सेल्स को, जो रिपेयरेबल सेल्स इनको रिपेयर करेगी, जो बेकार सेल्स इनको फ्लश आउट करेगी, इस करके अंदर से बॉडी नहीं बन रही है। अब लोग बाहर जो एंटी एजिंग वगैरह का इतना सब इंजेक्शन ले रहे हैं,
उसके बजाय अंदर से बॉडी नहीं कर लो तो ऑब्वियसली एंटी एजिंग हो ही जाएगा। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ भैया, मतलब जर्मन में इंडिया से ज्यादा संस्कृत स्कूल्स हैं। बिल्कुल। और मतलब आप ये पैटर्न समझ लो, व्हाई एवरी टेक इज कमिंग फ्रॉम जर्मनी, राइट। ठीक है। होम्योपैथी उसका रूट इज फ्रॉम आयुर्वेद, राइट, वो भी वहां चले गए, ठीक है। सारा प्लेन एरोप्लेन हमारा विमान शास्त्र उनके पास है, बिकॉज जब नालंदा यूनिवर्सिटी जली तो उसके कुछ उनके पास गए, ठीक है। अब ऐसी स्टेज 200% आएगी, बिकॉज अभी लेटली आई डोंट नो ब्रिटेन ने जर्मनी ने बोला कि कुमकुम या हल्दी के जो वो है पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो हमने बताया, उसका पेटेंट लेके बैठे हैं। तो मतलब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये हमारे ग्रंथों को बोल देंगे कि जी हमने लिखे हैं। राइट। और मतलब मैं बोलता हूँ कभी कभी तो लानत है, मतलब ये अवेयरनेस क्यों नहीं है। इतने स्ट्रांग हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। पामिस्ट्री की भी बुक भैया समुद्र शास्त्र में से निकला है, ठीक है। पंचुंगली देवी की एक साधना होती है जिसमें अगर आपने वो कंप्लीट कर ली तो आप जैसे ही हैंडशेक करोगे आप उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता दोगे। तो एक कायरो नाम का व्यक्ति जर्मनी से इंडिया में आते हैं, वो साधना करते हैं, वहां जाके अपनी बुक पब्लिश करते हैं। अब इंडियन स्टूडेंट भी उनकी ही किताब पढ़ रहे हैं पामिस्ट्री सीखने के लिए। वाली बात है ना कि मतलब रूट्स तो चले ही जा रहे हैं। और मतलब व्हेन आई गो डीप इन दिस इन रिसर्च, भैया रामानुजम जी वो भी यंग एज में गए, बिकॉज साधना कभी कभी आपके बॉडी में सिस्टम ऐसे हिला देती है कि आपको बॉडी झेल नहीं पाती। तो ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में उन्होंने जब अपनी इक्वेशंस सबमिट करी, उन्हें 120 साल बाद ये समझ में आया कि दिस मैन वाज टॉकिंग अबाउट ब्लैक होल्स। और वो माँ ललिता सुंदरी के पाठ करते थे, तो उनको सपनों में इक्वेशन आती थी। राइट। तो मतलब ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो हमें इतना कुछ सिखाते हैं। और ये अब हमें बता रहे हैं फास्टिंग से क्या होगा। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीजें ना। अब जब उन्होंने करा प्रपोज, अब पूरा वेस्ट इम्यूनोथेरेपी बात कर रहा है, वही हमारे इंडियन स्क्रिप्चर में एकादशी है, महीने में 2 दिन आप, और 2 दिन जैसे मैं तो अभी स्टार्टेड डूइंग, जैसे मेरे को जब पता चला 2020 में, वो भी एक्सीडेंटली हुआ। मेरे को पता नहीं था एकादशी के बारे में। यूजुअली राजस्थान में होता है कि उस दिन चावल नहीं बनाते, राइट। बस वो इतना ही होता था घरों में, कोई फॉलो इतना कुछ करते नहीं थे, सब वर्किंग थे, एजुकेटेड थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में मैं पला बड़ा हूँ। इट्स द बिगेस्ट थिंग। मतलब आई गिव ऑल द क्रेडिट, जो भी मैंने जिंदगी में जो भी कुछ सीखा समझा, तो माय फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनकी एक क्लोज सर्कल की वजह से मैं आज जो भी कुछ सीखा। तो अब वो हुआ कि मेरे स्टाफ था, वो टीममेट, वो पंडित जी थे, उनके दादाजी बहुत फेमस पंडित थे बिहार के। अब मैं आया घर से, लकीली मैंने उस दिन ना कुछ पी रखा था ना कुछ, ऑफिस पहुंचा सुबह, मैंने देखा रास्ते में काफी लोग निर्जला एकादशी होती है, तो पानी पिला रहे थे रोड पे। तो मैंने आते बोला यार ये क्या है आज, ये पानी क्यों पिला रहे हैं? बोले सर आज निर्जला एकादशी है ना। तो इस क्या होता है बता? तो ऐसे वो बोले सर वो विष्णु जी का व्रत होता है, और सुबह से शाम तक वो लोग प्यासे रहेंगे, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, और सूर्यास्त के बाद ये कर लेंगे। तो फिर मैं, अब थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला दिमाग है ही, मैं पूरा घुस गया इंटरनेट पे डीप डाइव करने के लिए, क्या है क्या नहीं, तो सब समझ में आया कि तो सब साइंटिफिक है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, ये होता है वो होता है। मैंने सुबह से कुछ कर भी नहीं रखा, तो मेरा पहला एकादशी वो निर्जला रहा। एंड सुबह से मैंने कुछ नहीं था, और अगले दिन तो पता चला, तो एक्चुअल एकादशी की कथाओं में मैं डीप डाइव करते करते कथाओं में पहुंच गया। तो वहां पे था कि राजा उस टाइम पे सारे तालाब, सब भंडारे सब बंद, मतलब ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसान, सब जने पूरा एकादशी करते थे, सो दैट कि सबका बॉडी अंदर से एक तरह से रिफ्रेश हो जाए, इट्स लाइक रीबूटिंग द सिस्टम। तो वो करते थे, और वो पूरा वो 24 आवर्स से लेके 36 आवर्स के बीच के वो टाइम पीरियड में वो पूरा किक इन होता है। और जो सुबह से शाम कर रहे हैं या व्रत में कुछ कुट्टू का आटा खा लिया सब, तो अभी तो क्या है ना, लोग आदत तो ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, व्रत है तो ज्यादा खाते हैं। ये वाला वो सैंदल मक्का खा लिया, कुट्टू का खा लिया, साबूदाना खा लिया, सब खा लिया, व्हिच इज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड स्टफ। तो वो पहला मेरे को इंटरेस्ट आया, मैंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट वो निर्जला हुआ, उसके बाद से समाव नियम बन गया कि पिछले 5 साल से हर महीने 2 दिन वो निर्जला एकादशी रहता है। मैं निर्जला ही करता हूँ सारी एकादशी, एंड उसमें वो पूरा 32 से 36 घंटे का एक डिटॉक्स हो जाता है बॉडी में, तो एनर्जी समहाउ बैलेंस हो जाती है। तो मतलब द पॉइंट इज कि मतलब घूम फिर के अगर इफ विल गो डीप डाइव एंड सी, सब साइंटिफिक है एब्सोल्युटली, बट आपको इंटेंट चाहिए वो उसको समझने का। इंटेंट अगर आपका सिंपल है कि चलो यार ट्रेडिशन है फॉलो कर लेते हैं, आधे मन से कर लेते तो उसको कुछ फायदा भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। और अब सबको तो साइंस समझा नहीं सकते थे, तो जितने भी धारणाएं बनी है, जो भी रिलीजन में सब आया है, वो सब उस साइंस को एक आम जनता को सिंप्लीफाई तरीके से बताने के लिए उन्होंने थोड़ा सा डर से जोड़ दिया, थोड़ा भगवान से जोड़ दिया,
अब शिवरात्रि में कि ये मिलेगा वो मिलेगा, जबकि शिवरात्रि इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जी, वो मून का पोजीशनिंग ऐसा है कि आपको फ्लूइड कैसे मूव हो रहा है बॉडी में, सब 70% तो वाटर ही है। बिल्कुल। अब सबको कितना साइंस समझाए, चलो डर से जोड़ लेते हैं, भगवान से जोड़ लेते हैं, धारणा से जोड़ लेते हैं, बट उस चक्कर में आप डीप डाइव नहीं करोगे साइंटिफिक, तो आप प्रॉब्लली उस चीज को ढंग से कर भी नहीं रहे, तो कोई फायदा भी नहीं रहेगा। ट्रू। शिवरात्रि भी अब सब निर्जला ही, मतलब अब मैंने वो फिर जैसे एकादशी उसका जैसे आई डू लिमिटेड व्रत, अदरवाइज लाइफ चल रही थी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, जैसे नवरात्रि हो गए और ये सब एकादशी वगैरह हो गया, फिर मैंने करा कि डिटॉक्स करना है तो फिर फुल बॉडी डिटॉक्स करेंगे एज अ बॉडी के हिसाब से करेंगे। बहुत सही है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच भैया इस अमेजिंग सेशन के लिए, बहुत ही इंसाइटफुल था एंड आई बिलीव बहुत वैल्यू एडिंग है, और मेरे सवाल पूछने से पहले आपने इनफैक्ट सारे जवाब दे ही दिए। तो हमारा भी इस पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सभी स्टूडेंट्स को आपने एक होमवर्क देना है जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, या उन्हें डायरेक्शन दे पाए, या उनका एटलीस्ट पर्सपेक्टिव चेंज कर पाए। परफेक्ट। सबसे सिंपल और सबसे इमीडिएट डुएबल होमवर्क है कि आप एक खुद को एक बंद कमरे में रखो, नो म्यूजिक, नो फोन, नथिंग, और सामने रखो खाली पन्ने और एक पेन, ब्लैंक पेजेस 8-10 और एक पेन, और जो दिमाग में आ रहा है लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। आएगा ही नहीं शुरू में, 1.5-2 घंटे सोचोगे यार मैं क्या बोरियत वाला काम कर रहा हूँ, बट एक टाइम के बाद ना थॉट्स आने चालू हो जाएंगे, और जो थॉट आ रहा है, आई लाइक रेड, आई हेट ग्रीन, मेरे को ये बंदा पसंद नहीं, ये सही है, ये नहीं है, एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन राइटिंग थिंग्स इन दी ऑर्डर जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, आता रहता है, वो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। उसमें 2 पन्ने, 4 पन्ने, 6 पन्ने, 10 पन्ने, जितना आपको कन्विक्शन है इसको करने का, आप उसको भरो, और फिर उसके बाद वो पेजेस पढ़ो। आपको एक बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, खुद को समझने का एक डायरेक्शन मिल जाएगी, प्रॉब्लम व्हिच कैन हेल्प यू मूविंग फॉरवर्ड। अमेजिंग वाले तो सुन के कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। अमेजिंग भैया, थैंक यू सो मच शुभम भैया हमारे लिए टाइम निकाल के आने के लिए बिजी शेड्यूल में से, बिकॉज मेरे लिए भी ये बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है, बिकॉज यू आर लाइक अ मेंटोर टू मी